ये रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से थोड़ा बताना। मिल गया रे? ओके सर, चलो। ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो बेसिकली ये थर्सडे वाला जीएसटी क्लास जो मैं नहीं ले पाया था, तो आज होगा सर। तो हम लोग सर बात कर रहे थे वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। मतलब एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक टाइम, प्लेस एंड वैल्यू के ऊपर चलता है। मतलब 3 कॉन्सेप्ट एक साथ सामने आता है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, place of supply under GST and as well as value of supply under GST। मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ऐसा है कि अगर हम कोई भी गुड्स, इसका प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स अगर आप थोड़ा सुनते हो, ये जो वैल्यूएशन अंडर जीएसटी का, इसमें आप देखोगे कि जीएसटी जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है, सिंपल बात है सर, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जीएसटी, है ना? तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू सोर्स लगाता है जीएसटी से, नॉट जस्ट जीएसटी, इंडियन गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये इसमें से टैक्स सबसे ज्यादा है ना। टैक्स से ही तो सरकार चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे चलता है? टैक्स से चलता है। तो उसमें इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम्स भी है, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स है, कुछ लोन भी है। ठीक है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू से ही गवर्नमेंट चलता है। ये डेटा मैंने कई बार आप लोगों को शेयर किया। अगर आप प्रीवियस कोई भी लेक्चर्स एक बार गो थ्रू करते हो, अब देखना, बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट मेनली टैक्स से कमाते हैं, और उसमें से वन ऑफ द मेन सोर्स है जीएसटी। अब सवाल ये उठता है कि सर, वो तो समझ गए कि हाँ गवर्नमेंट टैक्स से इनकम करता है और उसमें से मेन सोर्स है जीएसटी। ये बात तो सबके दिमाग में ऐसे ही घुसता है। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज कि ये जो टॉपिक अभी में जो चैप्टर चल रहा है सर, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू, इस पे मैं करेंटली बात कर रहा हूँ। टाइम एंड प्लेस पे मैंने बात करके रखा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी गवर्नमेंट जो चार्ज करता है, वो किस बेसिस में चार्ज करता है। मतलब एक गुड्स जब सेल होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे मेजर किया जाएगा, इसको लेके काफी कंफ्यूजन है सर। क्योंकि कई बार गुड्स डिस्काउंट में सप्लाई किया जाता है, कई बार कंपनी फ्री में भी गुड्स सप्लाई करता है। मतलब फ्री गुड सप्लाई इन द सेंस, आप देखेंगे मार्केट में हम लोग बाई वन गेट वन ऐसे बड़े बड़े कंपनीज देता है ना कभी कभी। मतलब इट्स लाइक कि एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि एक मानो कोई भी एक टी शर्ट है जिसका दाम है मानो 500, तो कंपनी बोल रही है कि 500 लो, 500 का टी शर्ट लो। तो 500 का अगर हम ट्रांजैक्शंस बिजनेस टू बिजनेस में चल रहा है, तो एक टी शर्ट का वैल्यू 500 ठीक है, लेकिन अगर बोल रहे कि बाई वन गेट वन है, तो अब क्वेश्चन इज दैट कि इसमें 2 टी शर्ट वैल्यूएशन किया जाए कि एक टी शर्ट का वैल्यूएशन किया जाए। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ऐसा और भी एग्जांपल्स आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि वैल्यूएशन करने का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आता है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सर। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुना है अच्छे से या रिवाइज भी किया है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि आज मैं कंटिन्यूएशन ही करूंगा, जो लास्ट वीक थर्सडे मैंने कराया था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो एक काम करते हैं सर, चलो स्क्रीन को शेयर करते हैं और थोड़ा बेसिक चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बेसिक चर्चा इन द सेंस, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी जो है, ये काफी वाइटल रोल प्ले करता है मतलब जीएसटी के अंदर। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि विदाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कैसे वैल्यू होगा, कैसे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, तब जाके सरकार के घर में पैसा आएगा, तब जाके सरकार अपना जो भी डिसीजन है, जो भी उसका कंट्री को रन कराने के लिए जो पैसा है वो मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाया ना सर, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जो लोग पहले नहीं देखा होगा, मैं उनको लिए दिखा देता हूँ एक बार। एक डेटा है सर, ये कहाँ मिलेगा आपको? सर ये आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट बजट पे। कहाँ मिल जाएगा? गवर्नमेंट बजट पे। फिर से बजट आने वाला है ना, इसी मंथ को बजट आने वाला है सर, ख्याल रखिएगा बजट का। ये 22-23 का भी, 23-24 का बजट आने वाला है। तो उसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब रिलेटेड मैटर में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बात करेगा। ऑलरेडी मार्केट में चर्चा चल रहा है सर, इनकम टैक्स में क्या होने वाला है। सुनने को मिल रहा है कि 10 लाख तक इनकम वाले को थोड़ा छूट मिल सकता है, ऐसा सुनने को आ रहा है इनकम टैक्स में। अब जीएसटी रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, समय के साथ साथ मैं आप लोगों को क्लास में जरूर बताऊंगा सर कि क्या अपडेट है, क्या मेन मेन अपडेट है, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, सारा अपडेट आप लोगों के एग्जाम के लिए लागू होगा कि नहीं होगा,
वो मैं आपको समय के साथ-साथ बताऊँगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी उसका अपडेट देता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं वो अपडेट अमेंडमेंट में बात नहीं करता, ठीक है? बट इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट बनाता है, उसमें टैक्स इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। अब ये देखो सर, ये रूपी कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, और बहुत बार दिखाया, फिर दिखा रहा हूँ एक बार 2 मिनट के लिए। ये रूपी कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है सरकार को पैसा? सर सरकार को पैसा आता है, जैसे आप देख सकते हो, ये सब परसेंटेज में है। ये सभी चीज़ें परसेंटेज में है। एंड यू कैन सी इज़िली यहाँ पर देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर टोटल जितना कमाते हैं, अगर वो 100% कमाते हैं, ₹100 अगर कमाते हैं, तो ₹100 में से ₹16 कहाँ से कमाते हैं? मतलब 16% कहाँ से रेवेन्यू आता है सर? जीएसटी से। मतलब करंट डेटा है ये 22-23 का। अब गवर्नमेंट इसको और बढ़ाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ना इनकम टैक्स क्या है ना, इनकम टैक्स में लोग थोड़ा-सा छुपा-छुपी करता है ना? लुका-छुपी कर लेता है इनकम को कम दिखा के। लेकिन जीएसटी के केस में ना ये छुपा-छुपी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? इसलिए ये गवर्नमेंट का ना एक बहुत ही रेवेन्यू सोर्स के लिए काफ़ी वाइटल हो गया है आजकल, ठीक है? इसके अलावा एक्साइज़ ड्यूटी भी है, कस्टम टैक्स भी है, इनकम टैक्स तो है ही, उसमें भी सिर्फ़ 15% आता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का करीब 50 नहीं 60% के आस-पास अर्निंग 60 टू 70% गवर्नमेंट तो टैक्स से ही कमाते हैं, और उसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सर इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे फ़र्क पड़ता है ना रे बाबा, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन अंडर जीएसटी है, ये जो वैल्यूएशन अंडर जीएसटी है, ये वैल्यूएशन अंडर जीएसटी का मेन मोटो क्या है? मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट समरी करके रखा, ठीक है? आप देख सकते हो, ये एक शॉर्ट समरी है। अब शॉर्ट समरी क्या है? ये शॉर्ट समरी बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में सवाल आपके सामने रखता है सर, कि भाई ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जिसका डिटेल्स मटेरियल मैं आपको शायद शेयर कर दिया जिन लोगों के पास नहीं है। अगर नहीं किया तो आप मुझे बताना, मैं आपको फिर से शेयर कर दूँगा। बट द बिग क्वेश्चन इज़ दैट कि ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये तो काफ़ी डिटेल्स में चर्चा भी होगा सर आपके साथ। इसमें मैं केस स्टडीज़ वगैरह जो भी मैं लास्ट वीक में ज़्यादातर डेफिनिशंस बताया था। लास्ट वीक का क्या डिस्कशंस हुआ था? लास्ट वीक के डिस्कशंस में आपको ये बोला गया था कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? उसके बारे में जीएसटी एक्ट में क्या बोला गया है, ठीक है? फिर मैंने आपको ये बोला था कि इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस, अगर आपको जीएसटी का हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग मैटर में आप देखना कि हर एक पॉइंट में ना आपको कुछ नया-नया वर्ड्स सुनने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एजेंट, मतलब अलग-अलग डेफिनिशंस के बारे में मैंने बात किया था कि जीएसटी एजेंट के बारे में क्या डेफिनिशन दिया है अपने लॉ में, ठीक है? तो मैंने ये लास्ट वीक के क्लास में डिस्कस करके रखा, ठीक है? एजेंट भी कितना तरह का होता है, मैं इसके बारे में बोला था सर, फैक्टर कौन है, ब्रोकर कौन है, कमीशन एजेंट कौन है, अरेटिया कौन है, डिलक्रीडियर एजेंट कौन है, ऑक्शनियर कौन है, मर्केंटाइल एजेंट कौन है? क्यों जानना ज़रूरी है सर? क्योंकि बिज़नेस में ट्रांज़ैक्शंस होता है। कई बार जो मेन बिज़नेसमैन है, वो सामने नहीं रहता, उसका एजेंट के साथ काम होता है। तो अगर एजेंट के थ्रू से होगा तो क्या है ना, लॉ को तोड़ने के लिए तो सब कोई रेडी है ना। तो इसलिए लॉ को ना थोड़ा क्लियर कट बताना पड़ता है कि अगर कोई एजेंट के साथ भी बिज़नेस करेगा तो भी उसके ट्रांज़ैक्शंस मानेंगे और उसको वैल्यूएशंस के अंदर भी काउंट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको अलग-अलग डेफिनिशंस भी दे देता है कि ताकि आप डेफिनिशंस को पढ़ो, समझो एंड देन रटो, ठीक है? मतलब रटना इन द सेंस जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना मुखोश तोकारा, मतलब मगअप करना, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये एजेंट कौन है, सेल्स कौन है, कंसिडरेशन क्या है, ठीक है? कंसिडरेशंस का भी थोड़ा टाइप में डिस्कस किया था, कितना तरह का पर्सन होता है। ऐसे पर्सन तो सर टैक्स पढ़ना है तो पर्सन ऑलवेज़ जानना है। इनकम टैक्स में भी पर्सन के बारे में बात होता है। इंग्लिश में पर्सन का मतलब हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को बोलते हैं ना, किसी इंडिविजुअल्स को बोलते हैं। बट टैक्स पर्सन के बारे में इतना नैरो नहीं है। टैक्स पर्सन के बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेटिव बात करता है। यहाँ पर पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, पर्सन में ईचयूएफ है, पर्सन में कंपनी है, पर्सन में फर्म है, पर्सन में एलएलपी है, पर्सन में एसोसिएशंस है, पर्सन में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गनाइज्ड कंपनीज़ है, ठीक है? लिस्ट में पढ़ाया था लास्ट वीक, ठीक है? ओके सर। अच्छा मैं आपको वैल्यूएशंस के लिए मैंने आपको मनी के बारे में बोला था कि मनी क्या है? जीएसटी लॉ मनी के बारे में क्या डेफिनिशन देके रखता है? सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, तो इसका भी डिस्कशंस किया था लास्ट वीक। फिर मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई को बताने के लिए सेक्शन 15 का भी डिस्कस किया था। मुझे पूरा याद है सर, अगर आप लोग रिवाइज़ करोगे तो फिर से याद आ जाएगा, अगर नहीं किए तो। अगर किया है तो वेरी गुड सर, वेल डन। अच्छा, अब सेक्शन 15 का जो मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, उसमें मैंने वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसके बारे में मैंने बताया था कि अच्छा उसको बताने के लिए और एक चीज़ मैं बताया था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस भी होता है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस में क्या प्रॉब्लम है जानते हो? वैल्यू कम दिखाने का चक्कर है। अब वैल्यू कम दिखाने से सरकार को भी दिक्कत है। मतलब 100 का प्रोडक्ट को अगर आप 80 बोलोगे, ठीक है? मतलब मार्केट में प्रोडक्ट सेल किया आपने 100 का या 1000 का,
और गवर्नमेंट के सामने आप बोलोगे वो 1000 का चीज को आप सरकार के सामने दिखा रहे हो 800, तो वैल्यूएशन कम हो जाने से सरकार का प्रॉब्लम है कि सरकार को टैक्स कम मिलेगा। अब इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को समझाने के लिए रिलेटेड पर्सन कौन है इसका भी एक लंबा लिस्ट दिया है, और ये भी मैंने डिस्कस किया था, मुझे जितना याद आ रहा है। फिर मैंने ट्रांजैक्शंस वैल्यू के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, नॉर्मली ट्रांजैक्शंस वैल्यू यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि किस पर्टिकुलर मैटर पे वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी डिपेंड करता है, वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब इन सिंपल, अगर आपने कोई मतलब बिजनेस कर रहे हैं आप, तो बिजनेस में आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो अगर मानो आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया 100 में या 1000 में, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वही वैल्यूएशन अंडर जीएसटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। ठीक है, मतलब उसी उसी चीज के ऊपर बेस करके जीएसटी गवर्नमेंट के घर में कितना जाएगा वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन नॉट जस्ट दिस, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो ट्रांजैक्शंस वैल्यू के साथ साथ आपको जानना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं आपको जो बोल रहा था कि सर मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप में कुछ सवाल यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा सोचा कि रेडी करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन सर, कि ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ के यहाँ क्या समझने को मिलेगा, और क्या सवाल मेन सवाल क्या यहाँ से आ सकता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, व्हाट इज द व्हाई इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का क्या तरीका है। वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाहर से, इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी में क्या होता है, काफी वाइटल पॉइंट है। डिस्काउंटेड सप्लाई अंडर जीएसटी में क्या होगा, मतलब अगर कोई गुड्स हम लोग डिस्काउंट में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डिस्काउंट सप्लाई इन द सेंस, मानो प्रोडक्ट का प्राइस है, मानो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था 1000 का चीज है 800 में। अब रिलेटेड पार्टी का केस अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कंपनी ने किसी को डिस्काउंट दिया, मतलब नॉर्मली उसका मार्केट प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू है वो 1000 का है, लेकिन कंपनी जब उसको सेल किया तो वो 800 में दिया या 900 में दिया। अब ये तो आप नहीं बोल सकते कंपनी डिस्काउंट में कर नहीं सकता, कंपनी अपने हिसाब से अपना पॉलिसी लगा सकता है। कंपनी किसी को लॉस में प्रोडक्ट बेचे, कंपनी किसी को प्रॉफिट में प्रोडक्ट बेचे, ये इतना बड़ा इंपैक्ट जीएसटी के लिए नहीं है। हाँ, कई बार मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन चलता है, प्राइस वार चलता है। जैसे जैसे आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा कंपटीशन लॉ का मैटर है, कि जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है वो मार्केट को अपने तरफ खींचने के लिए कई बार प्राइस वार में आते हैं। और ये गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट को अपने तरफ मैनिपुलेट करके लाने के लिए कई बार बड़े बड़े कंपनीज ना ऐसा कुछ कर देता है, लेकिन इसको ना जीएसटी लॉ डील नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ सर, सर जियो के बारे में आप सबको पता है ना सर। बोलो सर, मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ, सवाल नहीं किया आप लोगों से। जब जियो आया था, क्या आप लोगों को वो टाइम याद है किसी को भी? हेलो? यस सर। तो उसमें क्या हुआ था जब जियो आया था? लोगों को फ्री में सिम बांटा गया था, वो भी 6 महीने के लिए नेट फ्री। हाँ, डेली डेली डेटा लिमिट था कि 1.5 GB या 1 GB ऐसा कुछ था। लेकिन आप अप टू 6 मंथ्स तक एकदम, मैं 2000 आई थिंक 2018 या 19 का मैटर है, जब जियो अपने आप को पूरा मार्केट में रोल किया था। याद है आप लोगों को क्या? लेकिन क्या पता है आपको कि इसके लिए जियो को बाद में पेनल्टी किया गया, कि इतना ज्यादा फ्री में देना, ठीक है, इतना ज्यादा प्राइस को मतलब वैल्यू को मतलब डिटोरिएट करना, जिसके ऊपर बेस करके एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी ने कोर्ट में केस भी किया, और कंपटीशन एक्ट के तहत बाद में जियो को पेनल्टी भी दिया गया। ठीक है, कुछ कुछ मैटर पे, जैसे कि एक मैटर था, जैसे जियो टू नॉन जियो कॉल भी फ्री में था। और ये प्रॉब्लम क्या था कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था, लाइक एयरटेल या वोडाफोन आइडिया को। तो जैसे ही जियो ने ऐसा कर दिया, क्योंकि जियो का दूसरा बैकअप प्लान काफी सारा है, तो रिलायंस के पास, तो क्योंकि वो मार्केट को अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, तो कंपटीशन एक्ट के तहत ये केस बना था। तो मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करता सर, क्योंकि ये इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है, जो नॉर्मली हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 एंड सीएसईएम में फाइनल लेवल के क्लास में डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक लॉ में कंपटीशन एक्ट कैसे चीजों को देखता है, ये डिस्कशन होता है। मतलब आप शायद ऐसे बोलोगे कि सर क्या डिस्काउंट देने में कोई प्रॉब्लम है? सर डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नॉर्मली है नहीं, अगर उसको रीजनेबल वे में कंट्रोल किया जाए तो। लेकिन यहाँ पर बात है सर, जब डिस्काउंटेड सप्लाई कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए करता है, तो जीएसटी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट वैल्यूएशन कैसे करेगा?
ये क्वेश्चन। एंड सप्लाई ऑफ फ्री आइटम्स अंडर जीएसटी, मतलब कई बार बड़े बड़े कंपनीज फ्री बाइज देते हैं, फ्री बाइज इन द सेंस वो एक तरह का वो प्रमोशनल ऑफर टाइप का, ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कस्टमर बार बार उनके पास जाए, कि वहां पर जाने से हमें डिस्काउंट में मिलता है, हमें बाई वन गेट वन ऑफर मिलता है, हमें फ्री में ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन यही है सर कि जब फ्री आइटम कंपनी सप्लाई करेगा तो उसका जीएसटी में वैल्यूएशन कैसे होगा? सर आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे इतना जरूर बताइएगा सर। हेलो। है सर। अब चलो सर मैं कुछ बेसिक जवाब देता हूँ, कुछ बेसिक जवाब देता हूँ, मतलब जैसे कि कुछ बेसिक सवाल मैंने किया, तो बेसिक सवाल का बेसिक जवाब देते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट दिन भी कुछ केस लॉस क्वेश्चंस कराया था, ठीक है, कि वैल्यूएशन जब डिटरमाइन होता है तो उसमें वैल्यूएशन डिटरमाइन करने का क्या तरीका है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को ग्रांड वीज कॉन्ट्रैक्ट का एबीसी कंपनी के साथ, ऐसा ही और भी एग्जाम्पल एंड केस लॉस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। या फिर और भी सेक्शन वाइज डिस्कशंस है, जैसे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, ठीक है, फिर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है, ऐसा काफी सारा सेक्शन है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है। क्या बोला है ये सब सेक्शन में बात करना है सर। डिस्काउंट वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा पेशेंस चाहिए सर, जीएसटी थोड़ा सा बोरिंग साउंड करता है पढ़ने के टाइम पे, लेकिन ये रियल लाइफ में बड़ा काम का चीज है सर। कैश काउ सब्जेक्ट है, इतना जान लो सर कि जीएसटी एज अ कैश काउ पेपर। कैश काउ मतलब समझते हो, मतलब जो गाय दूध देता है, सिंपल बात है। अब कैश काउ क्यों बोला जाता है जानते हो? इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि जो चीज पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना, आप इतना समझ लेना कि उसमें कुछ तो बात है, ठीक है सर। बोरिंग क्यों सर? क्योंकि डिटेल्स में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो प्रोविजंस में आपको लगेगा ना कि इतना क्यों पढ़ना है सर, क्योंकि यहाँ पर मैं दो चार क्वेश्चन करा के नहीं निकल सकता। नहीं तो मैं अभी आपको दो चार क्वेश्चन करा के निकाल सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा लगना या आप लोगों का लगने से नहीं है। हमें आपको डिटेल्स में बताना पड़ेगा, और आपको भी डिटेल्स में पढ़ना भी होगा और सुनना भी होगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना होगा। तो थोड़ा सा तो पेशेंस आप लोगों से, इतना तो मैं उम्मीद करूंगा ही सर, और आप लोग करते हो मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, अब चलो सर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर मैं सेक्शन में भी आता हूँ। लेकिन जो बेसिक सवाल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रेज किया था, इसका क्या जवाब दिया जा सके, हाँ चलो देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोगों के सामने है, हमें बात करने का मौका मिल रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इन सिंपल? द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ए ट्रांजैक्शन इज द प्राइस और कंसिडरेशन पेड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर। हेलो, समझ रहे हो सर? The value of supply for a transaction is the price or consideration. Consideration means क्या सर? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन क्या होता है बोलो? क्विड प्रो क्वो। यस सर, मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब जब किसी चीज के बदले हम कुछ पे करते हैं, है ना, तो वही समथिंग इन रिटर्न हो गया। अब दोनों के लिए होता है ना, जो बंदा पे कर रहा है और जो बंदा को गुड्स मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल हम किसी दुकान में गए, कोई प्रोडक्ट परचेस किए, तो प्रोडक्ट मुझे मिला, दुकानदार को पैसा मिला, ठीक है। तो पैसा दुकानदार के लिए कंसिडरेशन है, और मेरे लिए गुड्स कंसिडरेशन है ना, जिसको आप क्वाइट प्रो क्वो बोल रहे हो लैटिन फ्रेज में, लॉ के किताब में लिखा रहता है। वेरी गुड सर। सो अब बात क्या है सर कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल मैटर है सर। द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर अ ट्रांजैक्शन इज द प्राइस और कंसिडरेशन पेड बाय द कस्टमर टू द सप्लाई। इट इंक्लूड्स, अच्छा इसमें कुछ चीजें इंक्लूड भी किया जाता है, मैं पहले थोड़ा सिंपल लाइन में बोल रहा हूँ। जिसमें इसमें इंक्लूड क्या किया जाता है? चार्जेस लाइक शिपिंग, ठीक है, मतलब शिपिंग मतलब जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह लग जाता है। हैंडलिंग, जो लेबर वगैरह उसको हैंडल करके गाड़ी में लोड वगैरह करता है, उसे भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो शिपिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, बट इट डज नॉट इंक्लूड जीएसटी। मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक शिपिंग, हैंडलिंग, ये सब में जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लेता। गवर्नमेंट सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लेता है। अगर शिपिंग और हैंडलिंग उसके साथ इंक्लूड है तो उसमें लग सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट का टोटल प्राइस के अंदर शिपिंग हैंडलिंग को इंक्लूड किया गया, या फिर शिपिंग हैंडलिंग चार्जेस को अलग से लिया गया, ठीक है। मतलब क्या कस्टमर खुद पे कर रहा है या सप्लायर अपने तरफ से दे रहा है, ये एक सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। बट नॉर्मल तौर पे अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। अब देखो सम एक्शंस दैट आर नॉट सेल्स, जैसे कि सम एक्शंस दैट आर नॉट सेल्स सच एज स्टॉक ट्रांसफर,
बिटवीन टू स्टेट्स। सेल नहीं है। मानो आपका दो जगह में ब्रांचेस है, आपका एक कोलकाता ब्रांच है और आपका मानो एक पटना ब्रांच है, ठीक है, नियरेस्ट सिटी इन हमारे नेबरिंग स्टेट बिहार में, बिहार का स्टेट कैपिटल है पटना, या उड़ीसा में भुवनेश्वर या कटक में, ठीक है। अब मानो कि नेबरिंग स्टेट में हमारा कोलकाता में एक मानो ब्रांच है, एक ब्रांच मानो हमारा कटक में या मतलब भुवनेश्वर में है। कटक भुवनेश्वर एक ही हुआ है, 15 किलोमीटर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एक एक ब्रांच मेरा पटना में है। तो अगर कोलकाता ब्रांच से पटना ब्रांच में अगर कोई गुड्स मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेल तो ये है नहीं, बट स्टिल कंसिडर टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ओपन मार्केट वैल्यू, और इसे ओपन मार्केट वैल्यू में डिसीजन लिया जाता है, ओएमवी, आगे बात करेंगे सर। और द अमाउंट ऑफ गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर, ठीक है। तो इस तरह का ना कुछ अजीब टाइप का कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक ट्रांसफर को कैसे वैल्यूएशन में ट्रीट किया जाए, बट है सर, क्या करें, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर को भी ट्रांजैक्शनल वैल्यू के अंदर काउंट किया जाता है, आगे केस लॉ देखेंगे सर, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है सर, व्हाई इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट, मतलब गवर्नमेंट इतना दिमाग क्यों खाता है हम लोगों का। हाँ सर, सीए में इस सब मैटर पे इतना दिमाग क्यों लगाता है। अरे क्यों नहीं लगाएगा दिमाग, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा का मैटर है, गवर्नमेंट का अर्निंग का मैटर है। तो अगर सप्लाई को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाए तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इस चक्कर में ये इतना इंपॉर्टेंट तो यही इसी पॉइंट में हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरकार का अर्निंग का मैटर है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है। और सरकार का अर्निंग का जो भी मैटर रहेगा, उस मैटर पे ना सरकार हमेशा, मतलब सरकार इन द सेंस गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो बायर्स कैन पे फॉर ट्रांजैक्शन विद ए मैंडेटरी कंसिडरेशन बाय गिविंग द सेलर कैश और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरिंग मनी। नॉर्मली बायर क्या कर सकता है, सिंपल तरीके से हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं एज ए बायर, किसको, सप्लायर को, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिकली यूपीआई ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंडेटरी कंसिडरेशन हो गया। दे कैन ऑल्सो पे फॉर ट्रांजैक्शन विद नॉन मैंडेटरी कंसिडरेशन बाय गिविंग द सेलर अदर गुड्स और सर्विस इन एक्सचेंज। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि बार्टर सिस्टम हो गया, भाई तुम मुझे ये सर्विस दे दो, मैं तुम्हें वो सर्विस दे देता हूँ, अगर कुछ बैलेंस रह गया तो वो कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। मतलब पार्टली मैनिटरी पार्टली नॉन मैनिटरी, ऐसा भी होता है। तो ऐसे सिचुएशंस पे गवर्नमेंट क्या करेगा, मतलब हम लोग बार्टरिंग करेंगे, बार्टरिंग समझते हो ना, जो पुराने जमाने में चलता था, चीजों के बदले चीजें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बार्टरिंग करेंगे, मतलब एज ए बिजनेसमैन, और सरकार क्या बोलेगा, फिर उसका उसका वैल्यूएशन क्या होगा। तो इसीलिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। अगर उसका डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी ना किसी तरह से हमें उसका वैल्यू करना है। फाइनली देयर आर केसेस वेयर दे कैन पे फॉर ट्रांजैक्शन पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। जो मैं आपको बोल रहा, मतलब मानो कुछ पेमेंट आपको मैं कैश में किया, कुछ पेमेंट मानो आपको मैंने कुछ गुड्स दे दिया, मानो बदले में एक गाड़ी, बदले में कोई कोई एनी काइंड, कुछ भी हो सकता है काइंड पे, ठीक है, कोई एसेट, कुछ भी। तो अगर पार्टली कैश है पार्टली काइंड है, तो ऐसे सिचुएशंस में इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली कैलकुलेट दी एक्यूरेटली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि जब तक प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक मुश्किल। सरकार का क्या रूल है, मतलब सरकार कहाँ से पैसा लेगा सर, उसको तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। इसलिए बहुत वाइटल है वैल्यूएशन ऑफ, मतलब सप्लाई को आइडेंटिफाई करना। अब नाउ द बिग क्वेश्चन इज सर, हाउ इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड, है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट से बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको डिटेल्स में एक एक करके केस लॉ कराऊंगा सर, मतलब एग्जांपल्स बनाऊँ बोलूंगा। तो आप देखना धीरे धीरे वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको मैं थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन वाइज एक हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। एज ए जनरल रूल, द वैल्यू ऑफ सप्लाई is the amount that was paid for the goods or service minus जीएसटी। मतलब किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए जब हम लोग दाम पे करते हैं तो दाम के अंदर जीएसटी का अमाउंट भी होता है। तो जो दाम पे करते हैं वही दाम को लिया जाए, जीएसटी जो है उसको माइनस किया जाए, है ना। मतलब जीएसटी कैलकुलेट पेमेंट करने के लिए जीएसटी को ही थोड़ी ना लेना चाहिए सर, इसीलिए माइनस जीएसटी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट दैट वाज पेड फॉर द गुड्स और सर्विस माइनस जीएसटी। तो बिकॉज सम ट्रांजैक्शंस आर पेड इन कैश व्हाइल अदर्स आर इन ट्रेड और बार्टर, है ना, देयर आर टू सेट्स ऑफ रूल फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कुछ चीजें कैश में होता है, कुछ चीजें बार्टर सिस्टम में चलता है, ठीक है। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम बहुत सिंपल है सर, ठीक है। जो पुराने जमाने में होता था ना, जब जब मनी जब करेंसी सिस्टम नहीं था दुनिया में, ठीक है, मतलब
धीरे धीरे करेंसी पैटर्न को कॉमन एक मेजरिंग कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन उससे पहले क्या होता था, आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मतलब मेरे पास व्हीट है, आपके पास राइस है। अब मेरे पास घोड़ा है, मतलब हॉर्स है, आपके पास एलिफेंट है। तो आप हमें अपना चीज देते थे, मैं आप अपना चीज आपको देता था। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन मजा का बात है सर, ये कॉन्सेप्ट आज भी यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं, पुराना चीज तो घूम फिर के कहीं ना कहीं यूज रहेगा उसका। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि सर जब ऐसा होगा तो उसका वैल्यूएशन क्या करें। तो यहाँ पर इसलिए दो सेट ऑफ रूल्स है। द जनरल वैल्यूएशन रूल अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस वेयर द बायर पेज द होल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन कैश। In this case, the value of supply is the total price or consideration paid minus the GST on that amount. बहुत सिंपल है, जो टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं और उसमें जो जीएसटी है उसको हटा दो वहां से। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल तरीके से, कंसिडरेशन जो हम पे कर रहे हैं, मतलब एज ए सप्लायर, सॉरी एज ए कस्टमर, कंसिडरेशन जो पे हो रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर कस्टमर के एंगल से नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली जो सप्लायर है उन्हीं के एंगल से देखना चाहिए, जो सप्लाई कर रहा है। तो उनके लिए वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो कंसिडरेशन वो रिसीव कर रहा है और जो कंसिडरेशन में जीएसटी रिसीव कर रहा है। मानो सिंपल है, एक 1000 टका का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें 18% जीएसटी है। तो 1000 के ऊपर अगर 18% जीएसटी है तो जीएसटी हो जाएगा 1000 और 180। 1000 का 18% 180 होता है ना सर। तो 1000 के साथ 180 ऐड करो तो टोटल होता है 1180। तो कंसिडरेशन कितना मिला आपको, 1180 बोलेंगे कि 1000 बोलेंगे? 1180। 1180। इसमें जीएसटी कितना है? 180। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 1000, 1000। है ना। ये सिंपल है, एकदम एकदम बेसिक बातें हैं सर। अब आपको और भी थोड़ा थोड़ा सिंपल बातें कर रहा हूँ। अब सिंपल सिंपल बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे आगे जब कॉम्प्लेक्स बातें आएंगे ना सर, तब आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल बात कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल सिंपल मैटर है, मतलब कोई भी समझ सकता है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। The special valuation rules apply to transactions where some or all of the payment is in trade instead of cash. कैश छोड़ के अगर है, कंप्लीटली नॉन कैश पेमेंट है तो, कंप्लीटली नॉन कैश पेमेंट मतलब कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इफ द बायर पेज एंटायरली इन ट्रेड एंड नो कैश, मतलब ट्रेड में उनके साथ चल रहा है, मतलब वही बार्टर सिस्टम। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विस, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में क्या दाम चल रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब जो चीज, मानो मैं कुछ बोल रहा था, मानो ऐसे हाथी घोड़ा का एग्जांपल नहीं दे सकता, हाथी घोड़ा पे तो जीएसटी उस तरह से है नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस। अब हाथी घोड़ा का एग्जांपल मैं छोड़ता हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरा मानो शूज का बिजनेस है और आपका मानो गारमेंट्स का बिजनेस है। तो मैं आपसे गारमेंट्स लेता हूँ, आप मेरे से शूज लेते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दैट कि मेरा, मैं अगर आपको शूज सप्लाई करता हूँ, ठीक है, ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो डजेंट मैटर, बट जूता सप्लाई करता हूँ, मेरा जूता का बिजनेस है, आपका गारमेंट्स का बिजनेस। तो मैं जो जूता आपको सप्लाई कर रहा हूँ उसका ओपन मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, या जो भी सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ उसका ओपन मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, माइनस द जीएसटी ऑन दैट अमाउंट। तो वो ओपन मार्केट में क्या दाम है, क्या रेट चल रहा है, इसका आइडिया होना पड़ेगा सर, कि सिमिलर चीजें मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अब हम बोलेंगे हमें मार्केट का आता पता नहीं करना है, वो हमारा प्रॉब्लम है सर। मार्केट में क्या है इसका आता पता हमें ऐसे ही करना पड़ता है, अदरवाइज मुश्किल है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जब हमें पता नहीं चलेगा कि नॉन कैश पेमेंट के केस में, तब हम उसका ओपन मार्केट वैल्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, पर्शियल नॉन कैश पेमेंट है तो पर्शियली नॉन कैश, पर्शियली नॉन कैश मतलब आधा आधा ऐसा चल रहा है। तो वैल्यू ऑफ ट्रेडेड प्रोडक्ट और सर्विस माइनस द जीएसटी ऑन द टोटल अमाउंट, मतलब ऐसा करेंगे जितना मॉनेटरी कंसिडरेशन कर रहे हैं और जो इन काइंड कर रहे हैं, इन काइंड का मार्केट वैल्यू करेंगे, जो काइंड है उसका मार्केट वैल्यू देखेंगे और उससे जीएसटी जो है उसको माइनस कर देंगे। तब आप बोलेंगे सर इन काइंड का मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो तो पता करना ही है, वो तो पता करना ही पड़ेगा सर। आगे आगे देखते हैं सर, काफी एग्जांपल्स हैं, मैं बताऊंगा आपको। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सेल्स। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अगर जो सेल्स है उसको काउंट किया जाता है, बिलेबल एक्सपेंस जो बिल के अंदर एक्सपेंस के तौर पे दिखाया गया है, सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अच्छा, सब्सिडी का भी कुछ अलग अलग मैटर है, मैं आपको आगे बताता हूँ। पेनल्टीज एंड ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, ठीक है, ये सब इंक्लूड किया जाता है, जीएसटी इंक्लूड नहीं होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर किसको किसको इंक्लूड किया जाए और किसे किसे
उसको वहां से एक्सक्लूड किया जाए। इसका एक पूरा ना मैं आपको डेटा बताऊंगा सर, अभी थोड़ा वेट कर जाओ, पूरा एकदम फ्लो चार्ट के जरिए बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। एंड एनी अदर चार्जेस दैट मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ आइडिया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का सिंपल मार्केट का तरीका क्या है। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी, मतलब मानो कि कोई गुड्स हम बाहर से लेके आ रहे हैं, बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से, बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से, तो इंडिया के बाहर कोई भी देश हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, नेपाल भूटान भी हो सकता है, या फिर एनी अदर कंट्री। ठीक है, यूरोपियन, नॉर्मली नेपाल भूटान बोलने से फॉरेन वाला फीलिंग तो आता नहीं है। ऐसे नेपाल के साथ हम लोगों का काफी सारा ट्रेड में छूट है सर। अब चलो नेपाल को मैं यहाँ पर खींचता नहीं, ठीक है, नहीं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पढ़ाई हो जाएगा। थोड़ा नेपाल वगैरह को साइड करते हैं, मानो कोई यूरोपियन कंट्री से ही या अमेरिका से ला रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रूल्स प्रोवाइडेड इन द कस्टम एक्ट। ठीक है, अब जो कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, कस्टम एक्ट, ऐसे कस्टम एक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर, तो कस्टम एक्ट के बारे में तब डिस्कस करूंगा कि कस्टम कैसे काम करता है, उसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही मैटर है सर। तब मुझे ये सब चीजें बोलने का मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा जीएसटी को थोड़ा सा बताने दो, फिर नॉर्मली सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में कस्टम्स है, और सीए में इंटर में सीए के केस में वो फाइनल में पड़ेगा। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट लेवल में करेंटली कस्टम्स नहीं है, बट जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव का पढ़ाई कर रहे हैं आप साथ में, और जो लोग सीएमए का भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक कस्टम्स का पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, the value of imported goods is calculated based on the rules provided in the custom act. The value of supply is the custom value of the imported goods plus the import duty paid. मतलब इंपोर्टेड गुड्स का जो वैल्यूएशन हम पे करेंगे, जो गुड्स हमको बाहर से मिल रहा है, मतलब बाहर से मैं उसको परचेस करके ला रहा हूँ, मानो कोई गुड्स है जिसको बाहर से लाने का मतलब इंडिया के बाहर से लाने का मेरा 10,000 का कुछ खर्चा हुआ, उसको लाने के पीछे मेरा ड्यूटी है, कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। मानो 10,000 का खर्चा है, मानो कोई भी प्रोडक्ट, मानो कंप्यूटर लेके आ रहे हो, मानो 50,000 का कंप्यूटर है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो मानो 10%। ठीक है, तो 50,000 प्लस 10%, तो कस्टम वैल्यू प्लस इंपोर्ट ड्यूटी इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल है, 50,000 प्लस 10% ऑफ 50,000 मतलब 5,000, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये इंपोर्टेड गुड्स पे है। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन एन इंपोर्टेड सर्विस इज द टोटल कंसिडरेशन ऑफ द टाइम ऑफ टैक्सेबल परसेंटेज। मतलब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इक्वल्स टू टोटल कंसिडरेशन इनटू टैक्सेबल परसेंटेज, मतलब जो भी टैक्सेबल परसेंटेज रहेगा उसको इनटू करके काउंट किया जाएगा। सिंपल है। अब ये तो सर बेसिक बातें हो गए, लेकिन इसके हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू से भी देखेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशंस होता है, कैसे इसका एग्जाम्पल्स होता है। आगे बात करना पड़ेगा सर, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ सर, मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम टाइम प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करता है। डिस्काउंटेड सप्लाईज अंडर जीएसटी, व्हेन आइटम्स आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट देयर वैल्यूज फॉर जीएसटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। है ना, मतलब 1,000 का चीज था, 1,000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट था, अब उसका दाम 1,000 से घट के 900 हो गया, तो हमारा वैल्यूएशन क्या होगा? द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज आइटम्स ओरिजिनल वैल्यू माइनस द डिस्काउंट वैल्यू। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनल वैल्यू मतलब 1,000 माइनस डिस्काउंट, अगर मानो 100 रुपीज का, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 900 का माना जाएगा सर, 1,000 का नहीं। तो जीएसटी इज डिवाइड अपॉन द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। जितने में आपने सप्लाई किया उतने में आपको जीएसटी देना है सरकार के कदम, ओरिजिनल वैल्यू पे क्यों देंगे? ठीक है, याद रखें सर, छोटा छोटा मैटर है सर, बड़े ही छोटी छोटी बातें कंप्लीटली आपके दिमाग में बैठना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ फ्री आइटम्स अंडर जीएसटी, इसका थोड़ा खेल है, इसका थोड़ा खेल है। फ्री आइटम का बहुत सारा खेल आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इट्स टाइम you to brought beyond free buys marketing strategies because under GST disposed by you as a gift and free sample। अब free buys ना कई बार कंपनी क्या करता है, फ्री सैंपल में प्रमोशंस करते हैं, या फिर गिफ्ट के तौर से किसी को दे रहा है, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गिफ्ट देते हैं सर, कि आप इतने का सामान लो तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आप उतने का सामान लो तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये B2B केस में बहुत चलता है। ठीक है, कस्टमर को भी कई बार दिया जाता है, बट मैं B2B में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि B2B ट्रांजेक्शन ही है जो बेसिकली जीएसटी को प्रमोट करता है। तो one way to get input tax credit on items that you give away for free is by declaring their value as a part of taxable supply on your invoice and collect GST। अगर फ्री में दे रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन है अगर उसको कलेक्ट करते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो आईटीसी है ना, मतलब फ्री गुड्स पे अगर आप उसको टैक्सेबल वैल्यू में दिखाते हो कि भाई मेरा, अगर मैं बेचता तो इतने में बेचता, लेकिन आपने कस्टमर को फ्री में दिया, और क्योंकि आप आईटीसी कलेक्ट करना चाहते हो इनवॉइस में, इसीलिए उसको आप टैक्सेबल के तौर पे दिखाते हो।
तो अगर आप टैक्सेबल दिखाओगे तो आईटीसी कलेक्ट करोगे और सरकार के घर में टैक्स भी देना पड़ेगा उस मैटर पे। लेकिन अगर आप उसको फ्री में दे रहे हो और उसमें आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते तो इन दैट केस आप फ्री में दिखाओ, सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगा। शायद आपको थोड़ा दिक्कत हुआ समझने में, डोंट वरी, आगे बात करेंगे सर। मैं इसीलिए बोला कि फ्री आइटम्स का थोड़ा चक्कर है, आगे चर्चा करेंगे सर। तो ये कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन जिसका जवाब हमें थोड़ा डिटेल्स में ढूंढना पड़ेगा सर। सर बोलो, समझ में आ रहा है? हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अभी मैंने डिटेल्स नहीं किया सर, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यही कुछ चर्चा कर रहे थे। अब जहां पर मैंने लास्ट वीक थोड़ा डिटेल्स चर्चा करना छोड़ा था, उसी से मैं बाकी बातें करूंगा। ठीक है। जैसे ये मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था सर, ग्रैंड बीस के साथ एक एबीसी का। अगर लास्ट वीक का क्लास आप लोगों ने मिस किया किसी ने भी, तो प्लीज एक बार गो थ्रू करें सर। ठीक है। अच्छा सर, अब कुछ वाइटल पॉइंट फिर से स्टार्ट करता हूँ। इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या है सर? मतलब जब भी कोई बिजनेस किसी को कोई प्रोडक्ट बेचता है तो एक सप्लायर, एक बिजनेस का मतलब है एक सप्लायर जब किसी को कोई चीज बेचता है या सेल करता है, सप्लाई करता है, तो सप्लाई में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं जाता, साथ में कुछ इंसिडेंटल खर्चा भी होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इंसिडेंटल खर्चा जो है, क्या उसको वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में काउंट किया जाए या ना जाए? ठीक है। लेकिन इंसिडेंटल खर्चा मतलब साथ में जुड़ा हुआ खर्चा प्रोडक्ट के वैल्यूएशन के साथ इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, उसको तो जानेंगे, बट उससे पहले ये तो जान लें कि सर इंसिडेंटल खर्चा होता क्या है। हाँ सर, इंसिडेंटल खर्चा होता क्या है? जब कोई गुड्स कोई बिजनेसमैन सप्लाई करता है तो उसमें क्या इंसिडेंटल खर्चा हो सकता है? इंसिडेंटल खर्चा में जैसे सच एज कमीशन, मतलब कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप किसी एजेंट को रखे हो और एजेंट को आप कमीशन दे रहे हो। ठीक है। तो वो जो कमीशन का पैसा है, क्या ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में आएगा? पैकिंग चार्ज्ड बाय सप्लायर और एनीथिंग एल्स डन बाय द सप्लायर in relation to the supply at the time or before the delivery of goods or supply of service must be added to value। अगर वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए जरूरी है, वो पैकिंग वगैरह करना या सप्लाई को करने के लिए सप्लायर के लिए जरूरी है बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, देन उसको ऐड करना चाहिए। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी यही बोलता है सर। नाउ बिग क्वेश्चन है सर, कमीशन क्या है? सर कमीशन आपको मैं बोला ना, लास्ट दिन मैंने आपको ये बताया था, डेफिनेशंस पढ़ाया था। एजेंट, ठीक है, दिस मे बी पेड टू एन एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर फॉर द गुड्स। कमीशन एजेंट को दिया जाता है। सपोज आप किसी को एजेंसी दी है, मानो आपका कुछ बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल क्या बिजनेस करोगे? मोबाइल बिजनेस नहीं, मोबाइल, हाँ मोबाइल बिजनेस भी ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हो, या फिर मैट्रेसेस वगैरह भी ले सकते हो। मैट्रेसेस समझते हो, ये आजकल बिस्तर वगैरह में जो चलता है ना, मैट्रेस को लेके बहुत सारा है, फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, मोबाइल हो, मैट्रेसेस हो, फर्नीचर हो। आज ही घर पे मैट्रेस के बारे में बात हो रहा था, इसलिए मैंने मैट्रेस का एग्जांपल उठाया। अब मानो कि कोई मैट्रेस कंपनी है, जैसे कुछ का नाम, बड़ा नाम, एक फेमस नाम लेता हूँ जो बड़ा नाम ही है, कार्लॉन बोल के कंपनी है जो आम आदमी के घर में बड़ा चलता है। इसके अलावा और भी है। अब मानो कि कोई कार्लॉन का मैट्रेस बेचता है, अब वो अपने एजेंट को मैट्रेस बेचने के बारे में कमीशन देने का बोला कि भाई एक मैट्रेस बेचो, आपको एक पर मैट्रेस पे आपको इतना कमीशन दिया जाएगा, जिसने भी कार्लॉन का एजेंसी लेके रखा है। ठीक है, नाम सुना है आप लोगों ने कार्लॉन का? हेलो, अरे मैंने तो बोल दिया आपको कार्लॉन बोल के, कि आप लोगों ने नाम सुना मैट्रेस कंपनी का? मैं ऐसे ही रैंडम उठाया सर। अरे नाम सुना कि नहीं सुना? ऐसे तो ये देखो सर, मैट्रेस का क्या क्या ब्रांड है। संडे, स्लीप पांडा, अरे बाबा, स्लीपी पांडा, स्लीपेसिया, देखो यहाँ पर एक नीचे लाल रंग का है ना, कार्लॉन, हाँ, ये देखो ड्यूरोफ्लेक्स, ये बड़ा फेमस है, स्लीपी हेड, पेप्स, और भी होगा, मुझे जितना यहाँ दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि मानो कोई कार्लॉन का बिजनेस करता है, तो कार्लॉन कंपनी किसी को एजेंसी देके रखा है,
ठीक है। अब जो एजेंट है कंपनी का वो बेचेगा, बदले में कमीशन लेगा, और कार्डन का जो भी प्रोडक्ट है उसको जब डिलीवरी करेगा तो डिलीवरी के लिए जो भी उसका जरूरी चीजें हैं वो उसके साथ जोड़ के सप्लाई करेगा। तो बेसिकली पैकिंग का बात कर रहा हूँ मैं। तो दिस में बी पेड टू एन एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स। तो बेसिकली एजेंट जो है उसको जो कमीशन बिजनेस का ओनर देता है वो कस्टमर से ही उठाएगा ना पैसा। दिस इज पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। मतलब अगर 10,000 का एक्चुअल में दाम है, कमीशन जोड़ के ही कस्टमर से प्रोडक्ट का दाम लिया जाएगा। 10,000 एक मैट्रेस का दाम अगर 10,000 है, उसमें अगर मानो एजेंट को एक मैट्रेस बेचने का अगर 1,000 टका मिलता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो 10,000 प्लस 1,000 दोनों मिला के 11,000। अच्छा, इसको पैकिंग करने के लिए मानो 500 टका का पैकिंग खर्चा बढ़ रहा है, तो 11,000 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 11,500। अच्छा, मानो कि कुछ इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस है, is another element that will be added to the value if incurred before or at the time of supply. Point to be noted, ये जो चार्जेस है कब हो रहा है, ये बहुत वाइटल पॉइंट है। अगर ये बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है एंड बिल टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, और ये सप्लाई जो बेसिकली प्रोडक्ट को रिसीव कर रहे हैं उनको ये बिल भी बना के दिया जा रहा है, तो बेसिकली बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर ये इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस लगता है, ये हर बिजनेस में नहीं लगता बट किसी किसी बिजनेस में लगता है, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस। तो ऐसे केसेस में उसको भी वैल्यू में ऐड किया जाता है। जैसे मानो अगर मैं मानूं कि 500 टका पर प्रोडक्ट पे इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन चार्जेस लग रहा है, तो 11,500 प्लस 500 तो 12,000 हो गया। अच्छा, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एट द रिसिपिएंट साइट्स will also be added, being an amount charged for something done by the supplier in respect of the supply at the time of making of the supply. नॉर्मली ये इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस वगैरह मशीनरी के केस में लग जाता है सर। जैसे मानो कि अगर आपके घर में क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्यूरिफायर। हाँ सर, मैं कुछ बेसिक चीजें ले रहा हूँ, वाटर प्यूरिफायर, या फिर मानो किचन में क्या लगाता है सर, किचन में वो जिससे धुआं कम होता है, क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर नहीं रे बाबा, चिमनी 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 सर, चिमनी, वेरी गुड सर। कभी कभी ना मेरे दिमाग से वो वर्ड्स नहीं आता। थैंक यू सर। किचन चिमनी। अब ये लोग देखना, इंस्टॉलेशन करेगा फिर टेस्ट करेगा, तो जो बंदे को भेजता है इंस्टॉल करने के लिए या फिर चिमनी को टेस्टिंग करके देखने के लिए, तो उसका भी तो खर्चा है जो कंपनी कहाँ से देगा, अपने पॉकेट से देगा कि कस्टमर के पॉकेट से लेगा? अगर पहले अपने पॉकेट से करेगा तो बाद में कस्टमर के बिल बना के कस्टमर से ही ना ले लेगा। क्या बोलते हो? ये यस सर। सारा कस्टमर से ही तो लेगा ना, अपने पॉकेट से थोड़ी बिजनेस होता है। हाँ, हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि ढाके जलाए ढूली भी दे हो जाए, मतलब समझते हो? मतलब बेचने के लिए अगर तुम सारा पैसा अपने पॉकेट से देते रहोगे तो फिर बिजनेस तो गया काम से। हाँ, वो एक राहुल गांधी का एक मीम्स चलता है ना, हाँ, गया टाटा बाय बाय हो जाएगा, यूट्यूब में बड़ा वायरल होता है राहुल गांधी। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, वेट चार्जेस, हाँ, ये भी बड़ा वाइटल पॉइंट है सर। मानो कि जो 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 प्रोडक्ट के केस में वेट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है कि भाई कितना वेट है। नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो लोग प्रोवाइड करते हैं इनको ये वेटमेंट चार्जेस दिखाना पड़ता है, लोडिंग चार्जेस दिखाना पड़ता है, डिजाइनिंग चार्जेस हैं, ये सब इनकर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये सप्लाई करने का पहले का खर्चा है तो ये वैल्यू पे ऐड होगा, ये बिल टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर ये बिल टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई को नहीं है, मतलब जो गुड्स को या सर्विस को रिसीव कर रहा है, अगर उनको ये बिल में नहीं जोड़ा जा रहा है तो फिर वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है सप्लायर के साथ, देखो सर बात को समझो, रियल लाइफ सिचुएशन है। एक तरफ सप्लायर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, ये मानो सप्लायर है, कोई प्रोडक्ट आपको सप्लाई कर रहा है। सर मेरा ड्राइंग ना पब्लो पिकासो जैसा है, तो आप ना ड्राइंग का क्वालिटी डिटरमाइन ना करें, जस्ट आप देखें ये सप्लायर है और इधर रिसिपिएंट है सर, वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर मैंने हाथ ड्रॉ किया बोलो तो। हाँ, जैसे ये दे रहा है ये ले रहा है, ऐसा ड्राइंग देखना सर। बड़ा बड़ा जो आर्टिस्ट होता है ना उसका ड्राइंग समझ में नहीं आता, मैं भी वैसा बड़ा आर्टिस्ट में से हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा जोक अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। छोड़ो सर, डजेंट मैटर मेरा जोक क्या है, लेकिन आप बात को समझे कि
सप्लायर मानो कि कोई 1 लाख का प्रोडक्ट सप्लाई कर, अब इसमें लोडिंग, अनलोडिंग, डिजाइनिंग, जो भी चार्जेस है, कांटा का चार्जेस, वो पेमेंट चार्जेस को कांटा बिल बोलते हैं सर, कांटा करवाने का बात करता है। कांटा मतलब धर्म कांटा बोलते हैं उसको, मतलब रास्ते में जाते जाते वही कांटा में वजन करके लाओ, क्या माल का टन का हिसाब बताओ। अगर ये सारा का सारा खर्चा सप्लायर के तरफ से होगा और पूरा कुल मिला के रिसिपेंट से चार्ज किया जाएगा, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, रिसिपेंट ऑफ गुड्स ऐसा बोलता है कि ठीक है गुड्स आप भेजो, लोडिंग अनलोडिंग मैं देख लूंगा, मतलब बेसिकली अनलोडिंग, ठीक है, मतलब जिसको लोडिंग चार्जेस नहीं काउंट कर, मतलब लोडिंग करना है अनलोडिंग करना है, ये मेरा है। तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा? आप समझ रहे हो बात को? नो ठीक है, ऐसा चलता है सर, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो बेच रहा है वो सारा खर्चा अपने पॉकेट से हमेशा करे। कई बार इनके बीच में भी अपना पर्सनल डीलिंग्स होता है, नहीं ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग अगर रिसिपेंट देख लेगा तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्यों आएगा, है ना? तो कई बार अब नॉर्मली देखो, रिसिपेंट अगर सिर्फ अनलोड वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या जीएसटी हर चीज में, अनलोड करने के लिए जो लेबर को वेजेस दिया, ठीक है, अब वेजेस वगैरह जीएसटी में थोड़ी काउंट करेगा, तब वो नहीं आएगा। लेकिन अगर कुल मिला के होल अमाउंट के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग, इसमें क्या होता है ना, रिसिपेंट कई बार क्यों इसलिए बोलता है, क्योंकि वो देखता है कि वो कई बार देखता है कि कंपनी जो सप्लायर है वो जानबूझ के लोडिंग अनलोडिंग को इतना ज्यादा करके बोल देता है कई बार, तो उसके चक्कर में दाम ज्यादा पड़ जाता है। तो रिसिपेंट बोलते हैं कि नहीं, मेरा मैं सस्ता में करा सकता हूँ, मेरा लेबर सस्ता में, अल्टीमेटली तो मेरे ही पॉकेट से जाएगा। अगर जो सप्लायर है वो अगर लेबर वगैरह नहीं देगा, मतलब उनके पास अगर मैं लूंगा तो मेरा दाम ज्यादा पड़ जाएगा। रिसिपेंट देखता है कि मैं अपना ओन लेबर यूज करूंगा तो मेरा सस्ता पड़ेगा, तो वो बोलेगा कि ये मेरा है, आप बस गुड्स भेज दो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो आएगा। इसीलिए बार बार एक चीज बोल रहा है सर, विल बी एडेड टू द वैल्यू इफ बिल्ड टू द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई। अब देखो ये ना किताबी बात नहीं है सर, ये ना बुकिश कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिचुएशन है जो प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने का कि आप अपना माइंड को उस तरह से थोड़ा सा घुमाओगे, बिजनेस लाइन के साथ थोड़ा सा अपने आप को घुमाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा, फील कर सकते हो आप। और जब आप लोग देखो सर, अभी आप लोग मार्केट में इतना रेगुलर बेसिस में काम नहीं करते, या फिर जो लोग बेसिकली कुछ कोई कोई है मुझे पता है जो मार्केट के साथ है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है, आर्टिकल ट्रेनिंग कर रहा है, या कंपनी में जॉब करते हैं, आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स है सो जो ऐसा करता है, ठीक है, तो उनको शायद नॉलेज प्रैक्टिकली मिल जाता है। लेकिन जो अभी प्योरली स्टूडेंटशिप में है, जो मार्केट में किसी कंपनी में नहीं है, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली बिजनेस वर्ल्ड एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है, तो उनके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि सर मार्केट वर्ल्ड कैसे काम करते हैं, आप फील करो, बाद में जब आप मार्केट में ऐसे ही ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा, चार्टर्ड बन जाओ, सीएस बन जाओ, सीएमए बन जाओ, या कोई भी प्रोफेशनल बंदा बनो सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो गैदर करना ही है, ठीक है, जो आपको एक्चुअल में सीएस बनाएगा। लेकिन हाँ, करने से पहले जो जरूरी नॉलेज है वो लेके जाओ सर, ठीक है, वो देके जाओ, बहुत जरूरी है। जैसे सीए इंस्टीट्यूट का जो 2023 वाला सिलेबस आ रहा है, इसमें इंस्टीट्यूट बार बार बता रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है, और सिलेबस को भी कोशिश किया जा रहा है जो रियल लाइफ में काफी जरूरी है। ऐसे हर एक इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस को रिसेंटली काफी डेवलप किया, और उसमें बार बार इनका फोकस यही है कि प्रैक्टिकल फील्ड में काम आए, ऐसा चीज हम लोग करने के लिए बोलेंगे। और स्टूडेंट को भी वही कह रहा है इंस्टीट्यूट कि आप अपने माइंड को ना एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाओ, ठीक है, ताकि काम करने के टाइम पे आपको हेल्प हो जाए। अच्छा, आउटवर्ड फ्रेट या ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है, आउटवर्ड फ्रेट या ट्रांजिट इंश्योरेंस, जब कोई सप्लायर अपने गुड्स को बेसिकली रिसिपेंट के पास भेजता है तो उसमें आउटवर्ड फ्रेट होता है, मतलब भाड़ा होता है, या ट्रांजिट होगा तो उसका एक इंश्योरेंस भी होता है, ट्रांसपोर्टर का जो कॉन्सेप्ट है। तो वेयर द सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर प्रेमाइसेस एंड अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, मतलब ये सप्लायर खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्टर भी मैं ही दे दूंगा, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मैं ही प्रोवाइड करूंगा, और ट्रांसपोर्टिंग में जो डर लगेगा, ट्रांसपोर्टिंग में एक डर होता है ना, रास्ते में आपका प्रोडक्ट चोरी ना हो जाए, रास्ते में आपका गाड़ी एक्सीडेंट ना कर जाए, अगर जहाज से आ रहा है डूब ना जाए, हाँ सर इंश्योरेंस का जरूरत पड़ता है, स्पेशली जब बड़ा कंसाइनमेंट हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू हो, तो उसमें इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। जो लाखों करोड़ों में डील करते हैं ना सर, उनको इंश्योरेंस चाहिए होता है।
और उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का भी एक मैटर होता है। तो अगर सप्लायर एग्री करता है तो डिलीवर द गुड्स एट द बायर प्रीमाइसेस एंड अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई बिकम्स ए कॉम्पोजिट सप्लाई। तो इस तरह का सप्लाई को क्या सप्लाई बोलेंगे? कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट क्यों? क्योंकि गुड्स भी सप्लायर दे रहा है, ट्रांसपोर्ट भी सप्लायर दे रहा है, इंश्योरेंस भी सप्लायर दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट। द प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्चुअल जो सप्लाई है वो गुड्स का है, लेकिन साथ में आप इंश्योरेंस भी बेच रहे हो और इंश्योरेंस में भी जीएसटी लगता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में डिपेंड करता है कि किसको ट्रांसपोर्टिंग जा रहा है, बट उस भी वो भी जीएसटी के पर्व्यू में आता है। ये चार्ज अंडर जीएसटी में अगर आप लोग क्लास को करोगे, जो अभी नहीं किया बाद में करेगा, चार्ज अंडर जीएसटी, वहां पर आप देखना कि वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कंपनी जीएसटी लेता है, मतलब जीएसटी चार्ज कैसे पे करता है। आरसीएम कैटेगरी में आते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक 5% का टैक्स रेट है, एक 12% का है। ठीक है, अब बाद में चर्चा कर लेंगे फिर से जब चार्ज पढ़ेंगे सर, या जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो दे कैन इजिली कनेक्ट, जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ ले। अच्छा, अब बात को समझ सर। द प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड सप्लाई क्या जा रहा है? ट्रांसपोर्ट, ये अलग काम है, इंश्योरेंस ये अलग काम है। Therefore, outward freight and transit insurance become part of the value of the composite supply, and GST is payable thereon at the same rate as applicable to the relevant goods. अब गुड्स का जो जीएसटी है वही रेट टोटल में लगेगा। मानो टोटल गुड्स का मानो दाम, एग्जांपल के लेते हैं, गुड्स मानो 10 लाख का। ठीक है, अब जो गुड्स है उसपे मानो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 12% जीएसटी लगता है। तो 10 लाख का वैल्यू है, 12% जीएसटी है, कितना जीएसटी लग जाएगा सर 10 लाख पे 12%? हेलो, 10 लाख पे 12% कितना हो जाएगा? 1,20,000 क्या? ओके सर। अब कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में ट्रांसपोर्टर भी दे रहे हैं कंपनी जो सप्लायर है, और साथ में इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, मानो उसका भी अलग जीएसटी लगता है, अलग रेट है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट मतलब गुड्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस सब एक साथ मिला के बिल बन रहा है, तो ये सप्लायर का कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो इसमें गुड्स का जो रेट है ना, वही रेट सभी में लग जाएगा। मतलब 10 लाख और मानो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट मानो 50,000 का। ठीक है, इंश्योरेंस मानो 5,000 का, तब मिला के जो गुड्स का रेट है उसी रेट में जीएसटी लगेगा। तो composite supply and GST is payable thereon at the same rate applicable for the relevant goods. However, if the contract for supply is on ex-factory basis where buyer pays the outward freight and insurance, the same will not be included in the value of goods. हेलो, देखो सर, अगेन प्रैक्टिकल बात है। क्या बोल रहे हैं सर कि however if the contract of supply is on ex-factory basis, मतलब एक्सक्लूडिंग फैक्ट्री बेसिस का मतलब ये हो जाता है, ये एक्स फैक्ट्री का मतलब कि अगर ये जो फ्रेट है, ये फ्रेट का जो मैटर है, ये अगर बायर अलग से पे करता है, ठीक है, ये इंश्योरेंस का अमाउंट अगर बायर अलग से पे करता है तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होगा। तब बायर जो है वो अलग से फ्रेट और इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा, और उस केस में अलग अलग जीएसटी जो अमाउंट है वो पे करेगा। ठीक है, और सप्लायर अगर इसको कॉम्पोजिट वे में आप रिसिपेंट को देता है तो पूरा कॉम्पोजिट मैटर में ही ये आ जाएगा। तो डिपेंड करता है बायर और सेलर के बीच में कैसा डील हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है सर। ठीक है, समझ में आया रे? बोलो जरा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा लंबा लंबा डिस्कशंस है, बट सर मुझे नहीं लगता कि कोई मैं रॉकेट साइंस वाला कुछ बात कर रहा हूँ, सभी डे टू डे बिजनेस मैटर के ऊपर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। क्या रे? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. देखो, अब बात आता है सर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी का। ठीक है, अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी जो है सर, ये इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट के बारे में बात करता है। अब मानो जब किसी ने कोई गुड्स किसी को सप्लाई किया, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल इंक्लूड नॉट ओनली द बेस प्राइस बट आल्सो द चार्जेस फॉर डिले पेमेंट। चलो एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये सप्लाई प्राइस्ड एट ₹2000 इज मेट, मतलब कोई गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो जिसका दाम है 2000 का, विद ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर पेमेंट। ठीक है, अब आप जिसको सप्लाई कर रहे हो सर, उनको आप 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, मतलब 2000 का प्रोडक्ट है,
लेकिन आपको 1 मंथ के अंदर पे करना है। तो क्रेडिट पीरियड है, 1 मंथ क्रेडिट है, मतलब ये क्रेडिट सेल है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं क्रेडिट सप्लाई है। ठीक है, अब जब जीएसटी पढ़ रहे हैं तो सेल से ज्यादा सप्लाई वर्ड यूज हो जाता है, बट बात तो वही है, सेल करना ही तो सप्लाई है। तो ये सप्लाई प्राइस एट ₹2000 इज मेड विद a credit period of 1 month for payment. Thereafter interest at the rate 12% per annum is chargeable अगर आप देरी करते हो तो। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 months। अब पेमेंट मिल रहा है 2 महीने बाद, जहां 1 महीने में पेमेंट करना था विद इन 1 मंथ, आप पेमेंट कर रहे हो 2, मतलब आपका कस्टमर आपको 2 months बाद पेमेंट कर रहा है। तो मुझे इतना बताओ सर, इंटरेस्ट ये जो लेट चार्जेस है ये पे करना पड़ेगा, ये सर नो? अरे Yes, हाँ sir. या ना? इसलिए पे करना पड़ेगा। तो 12% जो एनुअल इंटरेस्ट था, तो अगर 12% पर annum अगर एनुअल इंटरेस्ट है तो पर मंथ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अरे बाबा पूरा साल भर का 12% है, तो 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 1% पर मंथ। तो जितना मंथ का डिले करोगे 2000 इंटू 1%, 2000 इंटू 1% करके आपको देना पड़ेगा, मतलब 2020 करके 2 महीने का देना पड़ेगा। तो बात ऐसा हो गया कि अब क्या हुआ सर, मतलब जो रिसिपेंट है वो अभी सप्लायर को पे कर रहा है, तो सप्लायर को पे कर रहा है तो 2000 फॉर 1 मंथ आफ्टर द फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ तो उसका फ्री था, लेकिन सेकेंड मंथ तो, बात समझे, सेकेंड मंथ तो उसका 1 महीना तो फ्री था सर, उसने पे किया, मतलब रिसिपेंट जो है सर, जो बायर है बेसिकली, रिसिपेंट मतलब कौन? रिसिपेंट मतलब बायर। जो बायर है उसके लिए 1 मंथ तो फ्री पीरियड था, 1 महीने के अंदर दे देता तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, उसने दिया 2 महीने बाद। तो ये गलती ना करते, क्या गलती हो जाते ना, 2 मंथ्स बाद दे रहे बोल के, ज्यादातर केस में इंसान क्या करेगा स्टूडेंट, 2000 पे 1% 1% इंटू 2 करके 40 रुपीज का हिसाब लगा देगा वैल्यूएशन पे, मतलब 2000 प्लस 40। लेकिन सर नहीं, 2000 प्लस 40 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 मंथ तो फ्री है, तो उसने एक्चुअली 1 महीना ही डिले किया है जिसका इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है सर? उसने 2 महीना डिले नहीं किया सर, एज पर दी क्रेडिट पीरियड उसने एक्चुअली 1 मंथ ही डिले किया, क्योंकि 1 मंथ तो फ्री था। हेलो, ये बात क्लियर है आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइए, है सर. है ना? तो बेसिकली वो 40 रुपीज का इंटरेस्ट नहीं देगा, वो 20 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। और ये जो इंटरेस्ट है इसे हम वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल वर्क आउट टू बी 2020। ठीक है, और इंटरेस्ट पे कोई जीएसटी नहीं है, हम लोग ये अजम्पशंस लगा रहे हैं कि इंटरेस्ट पे जो वो ले रहे हैं उसमें जीएसटी नहीं। तो बेसिकली 2000 टका का एक्चुअल प्रोडक्ट था, 20 रुपीज का लेट इंटरेस्ट अमाउंट है, तो कुल मिला के वैल्यूएशन हो जाता है 2020। अब प्रोडक्ट का जो जीएसटी है वो सरकार के घर में, अगर 10% का जीएसटी है, 12% का जीएसटी है, वो सरकार के घर में जमा करेगा। अब सरकार के पास किस तरह से वैल्यूएशन जमा होता है इसका तो आपको आइडिया मिल जाएगा, जीएसटी का पहला 3-4 लेक्चर करो इंट्रोडक्शन लेवल में, और जब हम लोग आईटीसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी आपको मैं सिखाऊंगा कि गवर्नमेंट के घर में कैसे जीएसटी पहुंचता है, और उसमें आपको क्रेडिट कैसे क्लेम होता है, कितना पेमेंट करना होता है, कितना पेमेंट बाकी रह जाता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है, ये सारा चर्चा मैं आपको आईटीसी क्लास में बताऊंगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लास में। और अगर आप फिर भी थोड़ा बेसिक आइडिया लेना चाहते हो, ये बात मैंने जीएसटी के बेसिक्स में भी बोल के रखा, अब आपके पास अगर जीएसटी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी है तो आप उसका स्टार्टिंग 4-5 लेक्चर्स एक बार गो थ्रू करो, आई थिंक उसी के अंदर आपको मिल जाएगा कि जीएसटी पेमेंट गवर्नमेंट के घर में कैसे एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको वैल्यूएशन सिखा रहा हूँ तो इसीलिए मैं आपको जस्ट वैल्यू पे बात कर रहा हूँ। अब इसलिए यहाँ पर ये बात क्यों बोलना पड़ा कि अज्यूमिंग द इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इंटरेस्ट कलेक्ट करने के टाइम पे कोई जीएसटी यहाँ पर हम लोगों ने अज्यूम नहीं किया। हो सकता है कि इंटरेस्ट पे भी जीएसटी अलग से लगे, सरकार अगर इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगाता है तो इंटरेस्ट पे भी जीएसटी देना पड़ सकता है, तो इन दैट केस ये वैल्यूएशन 2020 से भी ज्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये असम्पशन लगाया कि इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है।
ठीक है, बोलो सर, समझ में आ रहा है? ये छोटा छोटा बात किस तरह से जीएसटी का वैल्यूएशंस को डिटरमाइन करते हैं। और भी बातें हैं सर, सुनते रहो, समझते रहो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना सर। Time of supply for such interest, late fee, penalty is the date when such amount is received by the supplier. Further, since such charges are in addition in the value of supply, same rate of tax as applicable on the main supply of goods or service are applicable on such charges as well. मतलब ये कहना चाहता है, हो सकता है कि ओवरऑल आपने जो प्रोडक्ट सप्लाई अभी किया था, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल अभी देखा कि आपने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया वो 2000 का है, ठीक है। अब 2000 का जो प्रोडक्ट था उस पे मानो 10% का जीएसटी है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मानो कि आप बाद में देरी करके पेमेंट करते हो, तो जो डील हुआ था सप्लायर के साथ रिसिपेंट का, तो सप्लायर रिसिपेंट से इंटरेस्ट चार्ज करता है, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम पे हो सकता है, चाहे वो लेट फी के नाम पे हो सकता है, चाहे वो पेनल्टी के नाम पे हो सकता है। अब अगर पेनल्टी, लेट फी या इंटरेस्ट पे अलग जीएसटी रेट है, हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ही है ना, तो इस गुड्स पे जो जीएसटी रेट है, पेनल्टी, लेट इंटरेस्ट पे भी वही अमाउंट लगेगा, यही बात कर रहा है सर। Since such charges are an addition in the value of supply, same rate of tax as applicable on the main supply of goods or service are applicable on all such charges as well. यही बात यहाँ पर कहने का कोशिश किया गया। तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये रियल सिचुएशंस में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी रह गया। और जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करेंगे ना वैल्यूएशंस का, तब भी आपको यह जरूरी पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा एक सेक्शंस में आते हैं सर। सेक्शन का नाम क्या है? सब्सिडीज लिंक्ड विद प्राइस। सर आप लोग सब्सिडी समझते हो रे? सब्सिडी का बात करें तो सबसे ज्यादा आम आदमी के घर में जो सब्सिडी के बारे में बात होता है वो है एलपीजी सिलेंडर का। ऐसे एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ गया ना, अरे कितना करके चल रहा है? 1000, 1100, 1200 ऐसा करके चल रहा है ना? 1150। 1150। $1079, उसके साथ जीएसटी वगैरह ऐड होके, हाँ, एलपीजी प्राइस इन कोलकाता 1079 बता रहा है। ये तो थोड़ा पुराना भी हो सकता है। बिहार का रेट है हाँ 1150। क्या सर बोलो? बिहार का रेट है 1150। समझाने वाला, एक बार बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बिहार का रेट है। हाँ बिहार का रेट है, अच्छा ठीक है। नहीं कोलकाता में भी ऐसे ही, मैंने भी लास्ट बार 1100 ही पेमेंट किया था, ऊपर से वो कत रश्मि 1100। 1100। अब फिर भी चलो हम लोग यहाँ पर ठीक है। पाकिस्तान में पता है आप लोगों को क्या दाम चल रहा है? देखते हैं, मेरे को जो खबर था 10,000 का था। ये पुराना बात कुछ कर रहा है। 10,000 के आसपास एक सिलेंडर का रेट चल रहा है पाकिस्तान में। डोमेस्टिक सिलेंडर 11 केजी का कितना बता रहे? 2,550। और भी ज्यादा है सर, और भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब भयंकर हालत है पाकिस्तान में। इवन ऐसा हालत खराब है, पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है गिलजित बल्तिस्तान बोल के, वहां पर तो इतना ज्यादा हालत खराब है सर। ये एरिया जो बेसिकली एक्चुअली लद्दाख का पार्ट है और एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, ये वाला एरिया। वहां पर तो सर बैलून में भर के लेके जा रहे हैं, मतलब वो कुछ प्लास्टिक बैलून बना के। ये एरिया इस्लामाबाद का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये गिलजित बल्तिस्तान का एरिया है। ये एरिया में बैलून में भर के, मतलब एक प्लास्टिक बैलून के अंदर एलपीजी गैस भर के लोग हवा, मतलब रास्ते में लेके जा रहे हैं। मतलब कोई डर भी नहीं है, मतलब अगर कोई लीक हो गया, ब्लस्ट करेगा, पता नहीं है इनको, तो डर ही नहीं लगता, जो भी हो। बट ऐसा सिचुएशन है पाकिस्तान, बहुत ही चिंताजनक हालत में है सर। अच्छा ठीक है, बस बातों बातों में बोल दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सब्सिडी के बारे में मैंने क्यों बोला? सरकार का जो ये 1100 का दाम है, इसमें भी सब्सिडी है सर। मतलब अगर ओरिजिनल रेट देखा जाए तो करीब 1500-1600 के आसपास पड़ सकता है एक सिलेंडर। अब गवर्नमेंट जब सब्सिडी बढ़ा देता है तो सिलेंडर कस्टमर के हाथ में, मतलब पब्लिक के हाथ में सस्ता पड़ता है। अब इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन क्या है? सर इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है, ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना सर, ये भारत का नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इंडिया में होता नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जहां पर
मिलता है लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा एलपीजी वगैरह में डिपेंडेंट हो चुके हैं, स्पेशली द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज पॉपुलेशन जो है सर, मतलब जो नगर सभ्यता में अपने आप को रहते हैं सर, इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। गांव का लोगों के पास तो सब्स्टिट्यूट है, जैसे हम लोगों का पुश्तैनी लकड़ी का बिजनेस है, तो आजकल देख रहा हूँ मैं, कुछ दिन में नेटिव में हूँ ना, तो आजकल देख रहा हूँ कि सर वो जो खुचरा जो लकड़ी है ना सर, जिससे जला के बेसिकली फ्यूल का काम होता है गांव साइड में, बिक रहा है फिर से, क्योंकि सिलेंडर का दाम इतना बढ़ रहा है तो लोग फिर से लकड़ी ले रहे हैं। ये सिलेंडर काफी महंगा हो रहा है, उससे लकड़ी सस्ता पड़ रहा है। कुछ कंपनीज है जहाँ पर तो कोल कोल भी में महंगा हो गया है, तो लकड़ी वापस डिमांड में आ जा रहा है। तो दैट्स ए डिफरेंट पार्ट। बट मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका बेसिक रीजन क्या है। बाकी गवर्नमेंट अगर सब्सिडी वापस बढ़ा देगा तो फिर से कस्टमर के हाथ में सस्ता पड़ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात जो करने जा रहा हूँ सर, वही सब्सिडी वाला बात, बट यहाँ पर एलपीजी में बात नहीं करूंगा, किसी और मैटर में बात करूंगा। सब्सिडीज लिंक्ड विद प्राइस, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई। अब ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई क्या बोलता है? सब्सिडी इज ए सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ ए सर्विस और कमोडिटी लो। सब्सिडी क्यों दिया जाता है? सब्सिडी इसलिए दिया जाता है कि जो सर्विस या गुड्स कोई किसी को सप्लाई कर रहा है वो कस्टमर के हाथ में सस्ता पड़े। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलपीजी सिलेंडर सप्लाई हमें करते हैं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ी करता है, वो गैस कंपनी के थ्रू से करते हैं। गैस कंपनी जैसे कि एचपी है, भारत है, इंडियन है ना, दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर कंपनीज जो हम लोग देखते हैं। अब बात ऐसा है कि वो कंपनी को बोलता है कि भाई इसमें हम पैसा दे देंगे, आप बाकी सब्सिडी के तौर पे इतने रेट पे आप रेट लगा के कर दो। तो कस्टमर के हाथ में रेट कम पड़े, इसीलिए सब्सिडी दिया जाता है। जैसे आजकल ये आवास योजना वगैरह में सरकार जो सब्सिडी दे रहा है, पता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्लान चल रहा है पूरा भारत में, उसमें भारत में हर किसी का पक्का घर हो। पक्का घर इन द सेंस, स्पेशली जो गरीब इंसान है, जो लोग बस्ती में रहते हैं, स्लम्स ड्वेलर्स है, ठीक है, जो जिनका कच्चा घर है, मिट्टी वगैरह का घर है, उनका पक्का घर हो, पक्का मकान हो, ठीक है, तो उनके लिए सब्सिडी मेनली चल रहा है। नॉर्मल थोड़ा सा हायर मिडिल क्लास के लिए भी चल रहा था, बट उसको गवर्नमेंट कुछ दिनों के लिए बंद किया। अभी सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए चल रहा है। अब उसमें करीब 6 से 6.5 लाख का, 6 पॉइंट ऑलमोस्ट 6 लाख तक का सब्सिडी मोस्ट प्रोबेबली मिल रहा है सर, ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ है क्या है इसके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि आप घर बनाने में अगर किसी को 10 लाख 12 लाख का खर्चा पड़ रहा है, तो सरकार की तरफ से 6 लाख के आसपास का मिल जा रहा है, ठीक है, 5 लाख 6 लाख। हायर मिडिल क्लास के लिए तो 1.5-2 लाख तक का सब्सिडी चल रहा था 2022 तक। तो यही मेन पर्पस होता है सब्सिडी का, सरकार सब्सिडी दे देता है। ऐसा नॉट जस्ट इन ऐसे केसेस में, और भी बहुत सारा सिचुएशंस होता है जैसे सब्सिडी हो सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, जब सब्सिडी के तौर पे कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, तो उस पे जीएसटी का क्या खेल होगा, मतलब वैल्यूएशन कैसे करें? इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस आर एडेड टू द वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल, ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। ब्लैंकेट सब्सिडी मतलब डोनेशन को ब्लैंकेट सब्सिडी बोलते हैं, कि कोई किसी को डोनेट किया बिजनेस में, तो ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। जो डायरेक्टली गुड्स और सर्विस के लिए, उसके लिए जो है वो आपका वैल्यूएशन में ऐड होगा। नोट दैट इफ द सब्सिडी इज गिवन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर सब्सिडी सरकार कर रहा है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। अब चलो ये एग्जाम्पल आपका दिमाग क्लियर करेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज ₹50। मार्केट में नोटबुक सेल हो रहा है, नोटबुक मतलब कॉपी रे बाबा, जिसमें हम लोग लिखते हैं, है ना। मानो मार्केट में नोटबुक सेल हो रहा है 50 टका में, फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए ये नोटबुक है सर। अ कंपनी यूजेस इट्स CSR फंड। अब आप लोग को पता है ना, ऐसे तो ये कंपनी लॉ का विषय है। हर कंपनी इंडिया में जो बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो प्रॉफिटेबल बिजनेस करता है, ये अपने प्रॉफिट का 2% CSR में इनको यूज करना पड़ता है। ये कंपनी लॉ का रूल है सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे मैं ये चर्चा कंपनी लॉ में करूंगा सर, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल प्रॉफिट का लास्ट 3 साल का, ठीक है, 2% अमाउंट आपको CSR में करना पड़ता है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूंगा अभी,
बस इतना समझ लो कि CSR में खर्चा करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई प्राइवेट कंपनी जो सरकार नहीं है, वो अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए क्या कर रहा है कि जो मार्केट में नोटबुक है उसके लिए सब्सिडी देना चाहता है। तो CSR फंड्स टू पे द सेलर ₹30 सो दैट द स्टूडेंट्स पे ओनली ₹20 पर नोटबुक। मतलब मार्केट में नोटबुक का दाम है 50, मानो टाटा कंपनी बोल रहे हैं, ठीक है, टाटा कंपनी बोल रहे हैं कि आप स्कूल स्टूडेंट्स को ₹20 में सप्लाई करो, ₹30 कंपनी आपको CSR के तौर पे पे करेगा। मतलब कंपनी के लिए ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट के लिए कॉपी सस्ता में हो जाएगा, 50 का कॉपी 20 में मिलेगा। ₹30 कंपनी, टाटा कंपनी उस पर्टिकुलर नोटबुक सेलर को दे देगा। हेलो, हिसाब समझ में आया सर? हिसाब समझ में आया? पहले मुझे ये बता दो, मतलब ये 50, 30 और 20 का खेल क्लियर है कि नहीं, ये मुझे बता दो सर, फिर आगे आगे का चर्चा करते हैं सर। डाउट है क्या? अरे बोलो ना। कनेक्टेड है आप लोग? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे। ये 50, 30 और 20 का खेल क्या समझ में आया आप लोगों को? है दादा। ओके सर, तो Yes, sir. थैंक यू सर। तो 50 का नोटबुक है, गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी अपना CSR फंड यूज करना चाहता है ताकि स्टूडेंट के हाथ में नोटबुक ₹20 करके हो जाए। इसके लिए कंपनी बोल रहा है नोटबुक सेलर को कि भाई 30 हम आपको दे देंगे, आप स्टूडेंट को ₹20 में बेच दो। तो स्टूडेंट मतलब बेसिकली इसका बेनिफिशियरी कौन है? स्टूडेंट। तो वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी ₹50 as this is a non-government subsidy. If the same subsidy is paid by central government or state government, the value of notebook would be 20. कुछ समझे? এই যে এই CSR ফান্ডটা অ্যাকচুয়ালি কাজ কিভাবে করে? कंपनी अपने प्रॉफिट से डोनेट करेगा একটা ফান্ডে, তাই তো? किसी भी जगह में जो सोशल वेलफेयर में काम आता है। कोई भी ऐसा सोशल वेलफेयर में कंपनी खर्चा करेगा। ये तुम किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो कंपनी की वेबसाइट से, वहां पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ना दिख जाएगा। यहाँ पर ये ITC का एनुअल रिपोर्ट है, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब CS ऑडिट रिपोर्ट, COCFO कंप्लायंस सर्टिफिकेट, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। CSR रहता है, इसी के अंदर आपको CSR रिपोर्ट भी मिलता है सर। ये देखो, ये बोर्ड कमिटी है ना, ये देखो CSR एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटी, देख रहे हो? मतलब एक कमिटी है जो CSR का खर्चा के लिए ITC बना के रखा है। चेयरमैन है, बाकी लोग सब सब मेंबर है। RK सिंह ये कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। मतलब ये एक बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट है सर, हर कंपनी में जरूरी होता है। और CSR रिपोर्ट कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में बताते भी हैं दुनिया को, ठीक है, पब्लिक को, जिनको भी कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो कंपनी अपना CSR एजेंडा जो भी है वो बताता है, और कंपनी कोई भी सोशल मैटर पे जो समाज के हित पे, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली और इंडिया में, हाँ, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर आप किसी भी मैटर में डोनेट कर सकते हो जो किसी के अच्छाई में यूज, ठीक है। और ये कंपनी के लिए एक मैंडेटरी है, चर्चा मैं कर लूंगा सर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ के क्लास में, ठीक है। से आप एनुअल रिपोर्ट रीड करने का, इसीलिए मैं दिखाता रहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग एनुअल रिपोर्ट वगैरह रीड करें, आपको ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया मिलेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करता है, वो किस तरह से बिजनेस को चलाते हैं, सोशल वेलफेयर में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है सर, बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी है तो उसके लिए हम लोग वैल्यूएशंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, नोटबुक का वैल्यू ₹50 था एक्चुअल में, और क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर CSR एक्टिविटी के कारण कंपनी ने जो नोटबुक सेलर को दिया ₹30 पर सेलर को, जो पर नोटबुक के लिए,
इसके कारण नोटबुक सेलर का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो एक्चुअली 20 का हुआ, लेकिन क्योंकि सीएसआर फंड प्राइवेटली मिला है तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 पे लगेगा, सरकार आपको इसके लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर सब्सिडी नोटबुक सेलर को किसी भी तरह का गवर्नमेंट से मिलता, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 से गिर के 20 हो जाता, ₹20 पर कॉपी। अब जितना सेल वो करता उतना इंटू 20 होके वैल्यूएशन होता अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती, लेकिन सब्सिडी तो मिला है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नो चेंजेस, मतलब जो मेन वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई होप कि सब्सिडी रिलेटेड पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है? आई होप नहीं, Yes. जेन्युइन। अच्छा, एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू, अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है सर, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, कि ये जो कंपनी डिस्काउंट में प्रोडक्ट देता है, अब कभी कभी ना डिस्काउंट को हटाना पड़ता है वैल्यूएशन से। अब कब ये आपको डिस्काउंट हटाने का मौका मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, किस सिचुएशंस में दिया जा रहा है, ठीक है, ये बहुत जरूरी चर्चा का विषय है। ये फ्लो चार्ट देख रहे हो सर, ये फ्लो चार्ट तभी समझ में आएगा जब इसको डिटेल्स में आप पढ़ोगे। और डिस्काउंट का भी ना तरीका है सर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बिजनेस सिचुएशंस में बिल्कुल देखने को मिलता है। डिस्काउंट का भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कुछ डिस्काउंट होते हैं बाई मोर सेव मोर ऑफर की तरह, इसको ना स्टैगर्ड डिस्काउंट बोलते हैं। कुछ होते हैं पीरियडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट, जिसमें वॉल्यूम डिस्काउंट दिया जाता है। कुछ होता है सेकेंडरी डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे अलग अलग डिस्काउंट सिचुएशंस में क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्काउंट दे के क्या होता है सर, एक चीज आप समझो, आप इसके गहराई को समझो, सेक्शन 15 का डेप्थ को समझने का कोशिश करो। क्या डेप्थ है बोलो तो इसमें, इसमें डेप्थ ये है, कंपनी तो डिस्काउंट करता है लेकिन सरकार के लिए तो वैल्यू गिर जाएगा ना। तो लेकिन बात सरकार का भी नहीं है, मतलब नॉट, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट साइड एंड नॉट अबाउट कंपनी साइड, इट्स अबाउट की रीजनेबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का साइड तो गवर्नमेंट जरूर देखेगा, बट इतना भी नहीं कि क्या पर्पस है उसको बिना समझ के गवर्नमेंट डिसीजन नहीं दे सकती। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको बोलता है कि एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम वैल्यू, जो वैल्यू है सप्लाई का, जिस दाम पे प्रोडक्ट बिका जा रहा है, उसमें से कौन से डिस्काउंट अमाउंट को हम एक्सक्लूड करके देखेंगे। डिस्काउंट्स आर ए कॉमन फेनोमेना फॉर बिजनेस, यस, ठीक है। आप लोग जब अकाउंटेंसी स्टार्ट करते हो बचपन में, मतलब क्लास 11-12 लेवल में जब आप लोग अकाउंट स्टार्ट करते हो, तब से आप लोग डिस्काउंट के बारे में सुनते हो, है ना सर? और सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में स्टार्टिंग में आता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या रे, कैश डिस्काउंट, है ना? हम लोग आजकल फाउंडेशन लेवल में या फिर जो लोग एकदम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास चलता है, ठीक है। तो वहां पर ये सब डिस्कशंस में थोड़ा डिटेल्स में कर लेता हूँ कि भाई ट्रेड डिस्काउंट के पीछे का कहानी क्या है और कैश डिस्काउंट के पीछे का कहानी क्या है। सो डिस्काउंट इज, इतना समझ लो कि ट्रेड डिस्काउंट इज लाइक अ बिजनेस ऑफर एंड कैश डिस्काउंट इज लाइक अ पे बैक ऑफर, ठीक है यार। और जो डिस्काउंट का एंट्री होता है वो कैश का ही होता है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता। बिजनेस जो अपने अकाउंटिंग एंट्री करता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं रहता है, कैश डिस्काउंट रहता है सर। मतलब कुछ इस तरह का, 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है और ट्रेड डिस्काउंट आपको बोल के रखा 10%, ठीक है। तो 1000 का प्रोडक्ट है और आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस उससे ज्यादा होगा। मतलब बेसिकली ये ट्रेड डिस्काउंट ना बिजनेस पहले से ही मतलब मेंशन करके रखता है कि प्रोडक्ट में जो टैग प्राइस रहेगा वो 2000 का कर दो, 50% डिस्काउंट दिखा के फिर 1000 में प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। फिर जब कस्टमर 1000 पे करने आए उस टाइम पे उसको कुछ कैशबैक दे दो 100 रुपीज का, वो 100 रुपीज कैश डिस्काउंट है। और अकाउंट एंडिंग एंट्री में कैश डिस्काउंट को ही दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट जो है ना उसको दिखाया नहीं जाता, ठीक है। आप लोग जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री करते हो वो मेनली कैश डिस्काउंट का करते हो, ट्रेड डिस्काउंट तो नॉर्मल मार्केटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब चलो ठीक है, मैं अकाउंट्स का बात तो अभी नहीं करूंगा, अब जीएसटी में क्या कॉन्सेप्ट काम करता है इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। So discounts are a common phenomena in business. Numerous kinds of discounts are given by the suppliers
to their customers, namely trade discount, cash discount, quantity, volume, performance discount, ठीक है, etc. Such discounts are reduced from the sale price of the supply. अब ये जो डिस्काउंट है ये सेल प्राइस को कम कर देता है. अगर सेल प्राइस 1000 टका था और कंपनी ने अगर अलग अलग सेल चलता है, दुर्गा पूजा सेल, विंटर सेल, बंगाल में एक बहुत बड़ा फेमस है, आई डोंट नो आजकल जो लोग सिटी में रहते हैं उनको पता चलता है, चैत्र सेल बोल के एक सेल चलता है, ठीक है. ये एक ईयर एंडिंग सेल है, बंगाली न्यू ईयर आने से पहले. बंगाली कैलेंडर का जो लास्ट मंथ है बंगाली न्यू ईयर, ऐसे नॉट जस्ट बंगाली, वैशाख जो महीना होता है, वैशाख महीने से पहले चैत्र आता है, और चैत्र महीने में यहाँ पर बंगाल में एक सेल देखने को मिलता है जो बेसिकली क्लियरेंस सेल होता है, ठीक है. मतलब पुराना लास्ट ईयर का जितना मतलब प्रोडक्ट है वो सारे के सारे को क्लियर करके न्यू लेना है, ये एक तरह का पुराना मान्यता है, और उसमें भी कंपनी अपना डिस्काउंट देता है, चैत्र सेल. तो अलग अलग टाइप ऑफ सेल चलता है. So such discounts are reduced from the sale price of the supply. So since the value of taxable supply is the transactions value, क्योंकि transactional value जो होता है वही value होता है, तो GST is leviable after deducting the discounts. नॉर्मल बात तो यही है कि डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बचेगा, अगर कोई प्रोडक्ट 1000 का है, अगर उसमें 10% का डिस्काउंट है, तो 1000 का 10% 100 रुपीज, तो 900 को मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू मानूंगा और उसी पे जीएसटी चार्ज होगा. हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम कुछ नहीं है. नॉट ऑल डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू देयर कस्टमर्स आर अलाउड एज डिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू. अब जीएसटी डिपार्टमेंट सामने आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनका मानना है कि हर तरह का डिस्काउंट को हम लोग वैल्यू से डिडक्ट करने का मौका नहीं देंगे. Only such discounts which satisfy the condition prescribed in section 15 subsection 3 are allowed as deductions from the value. And the essence of the condition prescribed in section 15 subsection 3 is that इसके पीछे का main concept is that the price as established at the time of supply should form the basis of value. Then these discounts which do not fulfill the conditions specified in section 15 subsection 3 are not deductible from the value. That is, GST in such a case is levied on the gross value of the supply without considering the discount. ऐसे केसेस में ग्रॉस वैल्यू पे ही जीएसटी लगाया जाएगा, डिस्काउंट को माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा जो 15 सबसेक्शन 3 को फुलफिल नहीं करेगा. ठीक है. अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है. अब आपको ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 समझना होगा, है ना सर? यू हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 फर्स्ट. क्या बोला है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में? क्रिटिकल एनालिसिस है सर, बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस है. समझो तो जाने, है ना? या फिर ऐसे बोलो कि जानो तो समझे. तो discounts that are allowed as deduction from the value are as follows. Discounts given before or at the time of supply and shown in the invoice. आपने सप्लाई करने से पहले डिस्काउंट दिया और इनवॉइस में दिखाया. Example for such discounts can be discounts that are offered for making the payment at the time of supply itself. Such discounts are thus recorded in the invoice. The bill पे दिखा रहे हो आप, and thus GST is charged on the gross value less discount recorded in the invoice. मतलब एकदम क्लियर कट काम है सर. मैंने क्या दाम पे, अगर मानो 1000 टका का प्रोडक्ट है, 10% का डिस्काउंट है, 100 रुपीज माइनस किया, फिर 900 का दाम हुआ, फिर वही मैं रेसिपेंट को चार्ज किया. अब जीएसटी जो लगेगा 900 पे लगेगा, 900 इंटू अगर 18% जीएसटी है तो लग जाएगा उस पर 18%. तो जीएसटी इज चार्ज ऑन द ग्रॉस वैल्यू लेस डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. अब बात यही सर, क्या आप सप्लाई करने से पहले रिकॉर्ड कर रहे हो उसको, इनवॉइस में दिखा रहे हो क्या? तो अगर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिस्काउंट को माइनस कर रहे. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई करने के बाद अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो, ये थोड़ा चिंताजनक बात है ना? सप्लाई करने के बाद मतलब सप्लाई हो गया, बाद में पेमेंट होगा. पेमेंट संगे संग नहीं हो रहा है, तुरंत पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब रिसीवेबल कंडीशन है सप्लायर के लिए. जब बाद में पेमेंट हो रहा है तब डिस्काउंट दिया जा रहा है, बिल बनने के बाद. It is not always commercially feasible to determine all discount before or at the time of supply or record them in the invoice. For instance, cash discount given for making the payment within a stipulated time. एक समय, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर पेमेंट करता है तो उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा. ये अगर अकाउंट में मेंटेन हो रहा है, even though the discount is established before or at the time of supply, the supplier cannot record such discount in the invoice as he does not know if the buyer will make the payment within the stipulated time. ये हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ते हैं सर. आप लोग
सीए हो या सीए में हो या सीएस हो, सभी कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे सर, ठीक है, या पढ़ते हो ऑलरेडी। एक टॉपिक आता है सर कैश मैनेजमेंट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हल्का सा आपको आइडिया दे सकता हूँ। कैश मैनेजमेंट बोल के एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है सर। मैं आपको बताऊंगा बाद में जब आप लोग एफएम करेंगे। ये देखो सर, कैश मैनेजमेंट पढ़ने के टाइम पे ना ये डिसीजन से ये बेसिकली दिखा जाता है कि कंपनी किस तरह से इस तरह का फाइनेंशियल मैटर को मतलब डिटरमाइन करता है। आप देख सकते हो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें कैश और ट्रेजरी मैनेजमेंट बोल के एक टॉपिक आएगा। ये फाइनेंस का पार्ट है सर, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं फाइनेंस का बात नहीं कर सकता, बट जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करते हैं वहां पर ये मैं वर्किंग कैपिटल पढ़ने के टाइम पे बोलता हूँ, तो मे बी दे कैन कनेक्ट इजीली, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। बट जो अभी फाइनेंस का क्लास करना स्टार्ट नहीं किए, जब बाद में करेगा तब समझ लेना सर। डिस्कशंस करने बोलो या डिस्कशन करने बैठो तो एक के बाद एक डिस्कशन हो सकता है, खत्म नहीं होगा, इतना डिटेल्स हो सकता है सर। या क्यों ये कोई बात हुआ खत्म नहीं होगा? अरे कभी तो खत्म होगा। अरे सर खत्म करने बोलो तो सब खत्म, ना हो तो ना। तो बात ऐसा है कि क्या होता है ऐसे सिचुएशंस में, कई बार कंपनी ना ऐसा बोलता है कि अगर आप विद इन, सप्लायर अपने कस्टमर को बोलता है विद इन 15 डेज अगर पेमेंट मिल जाता है तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा या कैश बैक मिलेगा, ठीक है। अर्ली पेमेंट पाने के लिए कंपनी ऐसा ऑफर छोड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट कि कंपनी तो ऐसा बोल दिया कि 15 दिन में पे करेगा तो 2% कैश डिस्काउंट, लेकिन पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा ये कैसे पता लगेगा? मतलब 15 दिन में करेगा कि 15 दिन के बाद करेगा, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब पता तो लग जाएगा, लेकिन सरकार क्या हर चीज को ट्रैक करके फिर जीएसटी चार्ज करने के लिए बोलेगा क्या? मतलब मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने 15 दिन का टाइम दिया, 2% कैशबैक का ऑफर दिया, तो मैं क्या किसी को, मानो कि मैं सप्लायर हूँ और मुझे मुझे किसी से 10,000 मिलना है, तो मैं उनको बोला कि अगर आप 15 डेज के अंदर देते हो तो 2% कैशबैक ले लेना, तो 10,000 का 2% कितना हो जाएगा? 200 रुपीज, ठीक है। तो क्या मैं आज ही अपने बिल पे 200 माइनस करके दिखा दूं? क्या आप लोगों को बात समझ में आया? रहे मतलब कस्टमर तो अभी मुझे पेमेंट किया नहीं, करेगा। अगर वो 15 डेज के अंदर लिया तो शायद उसको मिले, लेकिन अगर ना लिया तो नहीं मिलेगा। तो क्या अभी से इनवॉइस में 200 को माइनस करके दिखाना कोई फिजिबिलिटी है क्या इसका? सर आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बिजनेस का? जरा बोलिए। हेलो, है ना। বোঝা যাচ্ছে না? So even though the discount is established before at the time of supply, the supplier cannot record such discount in invoice as he does not know if the buyer will make the payment within the stipulated time or not. Likewise, in case of quantity or volume performance discount also, the supplier is not aware before at the time of supply as to whether the buyer would purchase the requisite quantity within stipulated time. जो वॉल्यूम ऑफर चलता है ना, ये B2B केस में चलता है। B2B समझते हो, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब अगर आप मिनिमम इतना क्वांटिटी लेते हैं ना, ऐसे होते, मानो कि आप कोई बस्ता लेते हो, बोरा, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, मानो कि आप 20 बैग लेते हो, 20 बैग्स ऑफ प्रोडक्ट लेते हो, तो कंपनी आपको ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं दे पाता। तो कंपनी आपको ऑफर कर रहा है कि अगर आप एट ए टाइम 100 बैग्स लेंगे तो कंपनी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी। तो ये वॉल्यूम डिस्काउंट है कि आप लार्ज अमाउंट पे लेंगे, लमसम में लेंगे तो आपको डिस्काउंट करेंगे। ये बिजनेस में होता है सर। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि स्टिपुलेटेड टाइम में कब लेगा, लेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। is not ever before at the time of supply as to whether the buyer would purchase the requisite quantity within stipulated time. Therefore, in this case, also the discount cannot be recorded in the invoice. ऐसे situations में discount को invoice में record करना possible नहीं है. In such cases, initially the GST is paid on the gross value indicated in the invoice without considering the discount. The supplier, however, passes the discount to the buyer subsequently by issuing credit note. बट सप्लायर क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू कर देता है। अब आप बोलेंगे सर क्रेडिट नोट क्या है? अगर मानो कि सप्लायर जो है, ठीक है, मतलब जो रिसिपेंट है, जो बायर है, ठीक है, मानो सप्लायर ने तो सप्लाई कर दिया, किसी को 1 लाख का प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया,
1 लाख का प्रोडक्ट सप्लायर ने किसी को सप्लाई किया, जो बायर है मतलब जो रिसिपेंट है उसने स्टिपुलेटेड टाइम पे सप्लायर को 1 लाख पेमेंट किया। अब 1 लाख का मानो 10% का, 10% नहीं थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, मानो 2% का डिस्काउंट है। मतलब अगर आप 7 डेज के अंदर पे करते हो, कौन, बायर, तो सप्लायर बोला था कि 7 दिन के अंदर पे करने से आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 लाख का 2% हो जाता है 2000। तो 2000 का डिस्काउंट पहले से तो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है जब इनवॉइस इशू किया था। तो ये सप्लायर क्या करेगा, 2000 का एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा। 2000 का क्रेडिट नोट का क्या हेल्प होगा बायर को, नेक्स्ट टाइम जब बायर फिर से परचेस करेगा ये 2000 का कूपन की तरह काम करेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जो भी परचेस होगा उसमें 2000 कम होके बिल बनाया जाएगा। कुछ समझे सर? क्रेडिट नोट इशू करके इस तरह से डिस्काउंट को मेंटेन किया जाता है। हेलो, डेबिट नोट में चार्ज किया जाता है, क्रेडिट नोट में आपके पास क्रेडिट नोट रहेगा तो आप बाद में उसका फायदा उठा लेना, कौन, बायर। और सप्लायर इस तरह से डिस्काउंट को पास कर सकता है। So post supply discount, that is discount that are given after supply is made, are allowed as deductions from the value of supply if the following two conditions are satisfied. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसे डिडक्शंस करने का मौका मिलता है। दैट इज द डिस्काउंट दैट आर गिवन आफ्टर सप्लाई इज मेड आर अलाउड एज डिडक्शंस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। मैं समझाता हूं क्या है। डिस्काउंट इज इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज। जो कुछ भी हो रहा है सब इनवॉइस वाइज अगर होता है, इनवॉइस में अगर सारा मैटर मेंशन है तो वो डिस्काउंट वैल्यू को जीएसटी वैल्यू माना जा सकता है। मतलब 1 लाख का प्रोडक्ट था, 2% का डिस्काउंट था, ठीक है। बाद में जब कंसिडरेशन मिला तो 2% डिस्काउंट हो गया। अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, 2% का डिस्काउंट बायर ने ले लिया, तो सप्लायर को कंसिडरेशन मिला 1 लाख की जगह 98,000 का। तो सप्लायर बोलेगा कि भाई हम 1 लाख पे आपको जीएसटी नहीं देंगे, हम 98 पे देंगे, ठीक है। तो ये तभी लिया जा सकता है जब इनवॉइस वाइज पूरा काम। And proportionate ITC is reversed by the recipient, the buyer would have availed ITC of GST payable on the gross value specified in the invoice. मतलब ये थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि ये आईटीसी का मैटर बोल दिया। जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम मतलब जीएसटी का स्टार्टिंग 2-4 लेक्चर करके आए हो उनको आईटीसी का आइडिया है। बाकी आइडिया तो आईटीसी चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, जो जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक है। तो बेसिकली इतना समझ के चलो अभी कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट। मतलब जो रिसिपेंट होगा, अब देखो सर 1 लाख पे जीएसटी, मतलब जो रिसिपेंट है उसे भी तो जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वो 1 लाख पे अगर 10% जीएसटी पे करता है, मतलब बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है सप्लायर, लेकिन सप्लायर को पे करता है रिसिपेंट। अब 1 लाख का 10% होता है 10,000, जो रिसिपेंट सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को देगा। लेकिन अगर 1 लाख की जगह डिस्काउंट वैल्यू माइनस करने के बाद 98,000 पे 10% हो जाए तो 9,800 का जीएसटी हो जाएगा ना सर। तब तो 10,000 का जीएसटी नहीं होगा, 200 का वैल्यू में डिफरेंसेस आ जाएगा। तो ये जो आईटीसी क्लेम का मैटर है ना, जो रिसिपेंट है वो आईटीसी क्लेम करेगा क्योंकि वो जीएसटी पे करेगा ना। तो 9,800 क्लेम करेगा कि 10,000 क्लेम करेगा। मतलब नॉर्मली आईटीसी क्या होता है कि जो बायर होता है वो जब जीएसटी पे करता है और जब बाद में वो किसी को सप्लाई करता है तो गवर्नमेंट उसके बैलेंस का जो वैल्यूएशन है उसी पे जीएसटी उस पर्टिकुलर सप्लायर से लेता है। मतलब बहुत सिंपल है, मतलब को समझो जरा। जैसे मानो ये जो सप्लायर है ये रिसिपेंट से चार्ज अगर 10% करेगा तो 10,000 सरकार उससे मांग रहा है। लेकिन मानो जो सप्लायर है ये जब किसी और से परचेस किया था तो उसने भी जीएसटी दिया होगा। हेलो सर, समझो बात को। जो सप्लायर है जब वो किसी और से परचेस करके लाया है उसने भी उस पे आउटपुट टैक्स दिया है, सॉरी इनपुट टैक्स दिया है परचेस करने के टाइम पे। और अब वो सेल करके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसका बन रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 10,000 का जीएसटी तुमने कलेक्ट किया तो 10,000 दो। लेकिन मानो सप्लायर ऑलरेडी इनपुट टैक्स दे के रखा था और उसके पास ऑलरेडी 9,000 का टैक्स उसने पे करके रखा था, 9,000 का। तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई 10,000 नहीं, हम तो 9,000 देंगे आपको। मतलब सॉरी 10,000 माइनस 9,000, बिकॉज उसके पास 9,000 का आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो 10,000 से 9,000 चला जाएगा, तो अभी गवर्नमेंट के घर में सप्लायर 1,000 ही पे करेगा। तो ये बायर जो होता है ना, अब देखो कोई ना कोई कभी ना कभी बायर और कभी ना कभी सेलर होता है। आज ये सप्लायर है, कल ये रिसिपेंट जो है ये भी किसी का सप्लायर बन जाएगा। तो एक बंदा यहाँ पर सप्लायर भी बनता है, रिसिपेंट भी बनता है, मतलब ये डिफरेंट रोल प्ले करता है। जब ये खरीदार होता है, खरीदने वाला होता है, तब वो बायर, जब वो बेचने वाला होता है तब सप्लायर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो चलता रहता है, रनिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा आईटीसी का हिसाब जो है ना सर, मैं आपको आईटीसी चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद मैं आईटीसी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। सो उसमें मैं ना आपको इसका हिसाब किताब बहुत क्लियरली समझाने का मुझे मौका मिलेगा। बट क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट बता दिया ना कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स्ड हो जाएगा, मतलब बात ऐसा है कि ये जो सिंपल पॉइंट था कि क्योंकि इनवॉइस रेज करने के टाइम पे पता नहीं कि वो डिस्काउंट वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा, 1 लाख का प्रोडक्ट था, अगर टाइम पे करता है तो बोला था कि 2% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन बोला था? सप्लायर बोला था। किसको बोला था? रिसिपेंट को बोला था, मतलब बायर को। अब बायर अगर सच में ये 2% डिस्काउंट अवेल करता है तो उसका जीएसटी वैल्यू भी कम हो जाता है, क्योंकि 1 लाख पे अगर आप बायर 1 लाख पे अगर 10% जीएसटी देता है, एग्जाम्पल के लिए मैं 10% लिया, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। लेकिन अगर वो 2% डिस्काउंट वैल्यू लेता है तो 1 लाख की जगह 98,000 होगा, और 98,000 पे 10% जो है वो 9,800 होता है। तो 200 का जीएसटी का क्या होगा? तो इसका आपको रिवर्स करना पड़ता है आईटीसी क्लेम पे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी ये सब चीजें लेजर में हो जाता है, जीएसटी का जो एंट्री होता है ना, जीएसटी के साइड में वहां पर सारे डिटेल्स दिखाया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से एंट्री करना पड़ेगा कि भाई ये पहले ऐसा हो गया था, बाद में मुझे इसका रिवर्स एंट्री, रिवर्स आईटीसी का अवेलेबल हुआ, तो वो बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है रे बाबा? हाँ बोलो। It is issued to by him by the supplier for the discount. The buyer will reverse the proportionate credit. मतलब जो क्रेडिट उसका पहले हुआ था उसको बाद में रिवर्स कर देगा। Consequent to which the supplier output tax liability will be reduced by the same amount. जितने अमाउंट पे बायर कम करेगा उतने अमाउंट पे सप्लायर का भी सरकार के प्रति जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। मतलब अगर बायर 200 अमाउंट में कम देगा, बायर अगर जीएसटी 200 टका कम देगा, तो सप्लायर भी गवर्नमेंट को 200 टका कम देगा ना। हेलो, क्या आपको बात समझ में आया रे? अरे বোঝা যাচ্ছে কি গেল না? हाँ ये सर। पॉइंट है थोड़ा दादा। सा थोड़ा ट्रिकी था, बट इतना भी ट्रिकी नहीं है, इतना भी ट्रिकी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्टोरी वाइज बताया। पर फिर भी अगर आपको डाउट है, डोंट वरी, आगे आगे एग्जांपल्स करवाऊंगा और आईटीसी के क्लास में ना आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने इतना देर से आपको जो भी कुछ बोला उसको थोड़ा समरी किया है कि डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, बिफोर द सप्लाई। अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई है, क्या आप उसको इनवॉइस में दिखा रहे हो? shown in the invoice? If yes, then discount deducted from the value of supply. तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट को डिडक्ट कर सकते हो। बट अगर आप उसे इनवॉइस में नहीं दिखा रहे हो एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई, देन डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई हो रहा है, मतलब डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई हो रहा है, मतलब सप्लाई हो गई उसके बाद आप बता रहे हो कि अगर टाइम पे करते हो तो 2% का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन ये आफ्टर की सप्लाई हो रहा है, जिसके बारे में इनवॉइस में आप कुछ नहीं बता रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि कौन डिस्काउंट अवेल करेगा और कौन नहीं। इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी लिंक टू इनवॉइस। हाँ, उसको इनवॉइस पे लिंक किया जा सकता है, ठीक है, कैन बी लिंक टू इनवॉइस एज पर दी स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कैन बी लिंक टू इनवॉइस, जरूरत पड़ने से हम उसको इनवॉइस में लिंक कर सकते हैं, बट उसके केस में आपको प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि आईटीसी में रिवर्स कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्योंकि 1 लाख पे जीएसटी होता है 10%, अगर मैं जीएसटी मानूं तो 1 लाख पे जीएसटी अगर 10% 10,000 होता है, तो अगर डिस्काउंट वैल्यू आने के बाद उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो इस सिचुएशंस में एक रिवर्स आईटीसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हो जाएगा बाय रिसिपेंट के थ्रू से, ठीक है। तो वो रिसिपेंट के अकाउंट से सप्लायर के अकाउंट में उतना वैल्यू डिडक्ट हो जाएगा। वो इंटरनल एडजस्टमेंट चलता है, रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में भी मैं आपको बता सकता हूँ सर।
ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आफ्टर द सप्लाई में नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी लिंक्ड टू इनवॉइस, प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपेंट। ठीक है, अगर ये है, अगर ये पूरा सिचुएशन आप हाँ हाँ हो जाता है तो आपको डिडक्शंस, डिस्काउंट अमाउंट में डिडक्शंस मिलेगा। ठीक है, मतलब 10,000 मतलब 1 लाख के चीज पे 10% का डिस्काउंट देके जो वैल्यू आता है, ठीक है, वो वैल्यू, या 2% डिस्काउंट देके जो वैल्यू आता है वो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में दिखा सकते हो। लेकिन अगर ये सिचुएशंस फुलफिल नहीं करता है तो डिडक्शंस नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल है। अब इतना देर से जो मैं इधर उधर का कहानी बना रहा था आपको, उस कहानी का सार बनाइए, उस कहानी का ये सार मन बना सर। ठीक है, समरी है ये। बोलो सर, क्या आपको डिस्काउंट का आइडिया मिला सर? मतलब मैंने आपको डिस्काउंट का सारा प्रोविजंस बता दिया सर। अब ना आप लोगों को एक काम करना है सर, ये आप लोग घर पे ना, मैं नोट शेयर करता हूँ, आप घर में ना ये अलग अलग डिस्काउंट को एक बार थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग डिस्काउंट बोला है सर, कैसे कैसे डिस्काउंट? staggered discount, buy more save more offer. In case of staggered discount, rate of discount increase with increase in purchase volume. जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ परचेज बढ़ेगा आपका डिस्काउंट अमाउंट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, वन में गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव 5,000, 20% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव ₹10,000। ये अगर आप कभी भी फेस्टिव टाइम पे पैंटलून्स में विजिट करते हो या रिलायंस ट्रेंड में विजिट करते हो, ठीक है, या शॉपर स्टॉप में विजिट करते हो या कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, ऐसा आपको ऑफर देखने को मिलता है। 30% discount for purchase above 20,000. Such discounts are shown on invoice itself. Such discounts are excluded to determine the value of supply. और ये इनवॉइस पे दिखाया जाता है, तो आप आराम से इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई करने के टाइम पे डिटरमाइन कर सकते हो और इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ये डिस्काउंट वैल्यू ऑटोमेटिक एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये स्टैगर्ड डिस्काउंट है और इसका इनवॉइस बनता है सप्लाई करने से पहले। ठीक है, ऐसा ही बाकी चीजों में भी आपको इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि सर वॉल्यूम सप्लाई में या पीरियडिक या ईयर एंडिंग सप्लाई में क्या होता है, सेकेंडरी डिस्काउंट में क्या होता है। Secondary discount is like that. These are the discounts which are not known at the time of supply or are offered after the supply is already over. For example, Messrs A supplies 10,000 packets of biscuits to Messrs B at ₹10 per packet. Afterward, Messrs A revalue it at ₹9 per packet subsequently, and Messrs A issues a credit note to Messrs B for 1 per packet. मतलब पहले वो सप्लाई कर दिया, फिर बाद में Messrs A को लगा कि नहीं, थोड़ा इतना इतना सारा माल लिया तो थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं इनको, तो बाद में 1% करके आपके नाम पे क्रेडिट नोट बनाया जो बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी लेवल पे आपने नहीं किया था, सेकेंडरी लेवल पे आपने डिस्काउंट बना के क्रेडिट नोट बना दिया। ठीक है, तो इसे एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो such secondary discount shall not be excluded while determining the value of supply, as such discounts are not known at the time of supply and the condition laid down in section 15 subsection 3 clause B are not satisfied. तो ये जो बाद में आपने क्रेडिट नोट इशू किया ना, इसको पहचानना मुश्किल है, तो आपका टोटल 10,000 पैकेट ऑफ बिस्किट्स 10 पर पैकेट ही माना जाएगा वैल्यूएशंस पे, 9 पर पैकेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल के थ्रू से भी आपको डिस्काउंट का पता चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक केस लॉ है यहाँ पर रॉयल बिस्किट्स का, और एक है सर राजू इलेक्ट्रिकल्स का, और एक है सर पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड का। सर ये केस लॉ ना जरूर एक बार गो थ्रू करें सर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के। क्योंकि मैं क्यों मजा आएगा, क्योंकि आपको ना प्रोविजंस पता है, क्योंकि आपको प्रोविजंस पता है तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना देर से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम आप मिलके, इस मेहनत का दाम आपको ये केस लॉ से मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग घर पे ये होमवर्क रहेगा कि एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 ये जरूर पढ़े। कोई डाउट रहो तो मुझे जरूर पूछा करें। ठीक है, और हो सके तो इलस्ट्रेशन ट्राई कर सकते हैं, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस है। ठीक है, मतलब मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर दिया सर, प्रोविजंस मेरे तरफ से कंप्लीटेड है, बस केस लॉ पढ़ाना है और कुछ इलस्ट्रेशंस मुझे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेना है। और इस पर्टिकुलर नोट्स जो है इसके नीचे ना आपको काफी सारा क्वेश्चंस भी मिलेगा। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। काफी क्वेश्चन मतलब करीब 12-13 क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए नॉलेज को डेवलप करने के लिए। फिर बाद में मैं जिन लोगों का एमसीक्यू टॉपिक भी रहता है मैं उनका एमसीक्यू भी करने के लिए बहुत बोलूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही है सर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी पे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। अगर किसी का पुराना लेक्चर मिस है मुझे बताए, अगर लिंक नहीं है तो। जैसे कि मैं पुराना मतलब टाइम प्लेस एंड वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने टाइम प्लेस एंड वैल्यू के बारे में 3 लेक्चर्स मोस्ट प्रॉब्ली कराया, अनुष्का
हो सके तो कर लेना, अगर कर लिया तो बहुत अच्छा सर। और अगर बेसिक्स ऑफ जीएसटी का आइडिया लेना है করেছি তনুষ্কা? হ্যাঁ স্যার দুটো লেকচার দেখেছিলাম। আচ্ছা, তাহলে তো খুবই ভালো। যদি বেসিক্স অফ জিএসটি তে কারোর ডাউট থাকে তাহলে বেসিক্স অফ জিএসটি প্লেলিস্টে স্টার্টিং এর দিকেই বেসিক্স অফ জিএসটি টা বলা আছে, একবার গো থ্রু এখন করে নিস, আমি পরে আবার লাইভ করাবো, ঠিক আছে? ओके सर, आज इतना ही है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर। রাখছি দাদা। ओके, टाटा। गुड नाइट सर।